सुनाई दे रहा था मुझे। चलो नया चैप्टर, अरे ये कहाँ बंद हो गई। नया चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है बताओ? बिजनेस करस्पॉन्डेंस। वेरी गुड। बिजनेस, तो बच्चों पहली बात तो टर्म सुन नहीं रहे हो, तो बिजनेस का मतलब सब लोग जानते हैं। आ जाओ, जो समझना है दैट वाज करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब वो कम्युनिकेशन जो किस फॉर्म में कर रहे हो, रिटर्न फॉर्म। तो रिटर्न कम्युनिकेशन इज नोन एज करस्पॉन्डेंस। ठीक है, चलो। अब करस्पॉन्डेंस का मतलब समझ में आ गया, तो क्या बिजनेस करस्पॉन्डेंस बोल सकती हूँ वो कम्युनिकेशन जो रिटर्न फॉर्म में कर रहे हैं बिजनेस में। ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या बताया मैंने, रिटर्न कम्युनिकेशन। ओनली करस्पॉन्डेंस का मतलब, अगर मैंने बोला बिजनेस करस्पॉन्डेंस, दैट मीन्स बिजनेस में जितने भी कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्म में हो रहे हैं उसे हम बिजनेस करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। तो ये पूरा चैप्टर आपको क्या बताने वाला है, रिटर्न फॉर्म। चलिए अब इस रिटर्न फॉर्म को अच्छे से देखें। चलिए रिटर्न फॉर्म को अच्छे से देखेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहला टर्म हम सीखेंगे दैट वाज बिजनेस लेटर। बचपन में स्कूल में लेटर ड्राफ्ट करना सीखा है तुम लोगों ने, एप्लीकेशन बनाते थे, स्कूल में दी होगी एप्लीकेशन, है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, है ना, तो प्लीज ग्रांट, तो कितनी काइंडली ग्रांट मी, ये सारी चीजें लिखते थे ना। चलिए, अब वो एप्लीकेशन लिखते थे, ऐसे ही लेटर भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, यहाँ पे हम सीखेंगे बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर एक लेटर है जो एक बिजनेस एंटिटी यूज करती है एक दूसरे को देने में। ठीक है, बिटवीन सच ऑर्गेनाइजेशन देयर कस्टमर क्लाइंट अदर रिलेटेड यूजफुल परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड। जितने भी लेटर वाले जो फॉर्म होते हैं वो रिटर्न फॉर्म में आ जाते हैं। रिटर्न है तो टेम्परेरी माना जाएगा कि परमानेंट। ऑब्वियसली रिटर्न चीजें क्या होती है, परमानेंट होती है, जो चीजें रिकॉर्ड के लिए लंबे समय तक रख सके। टेकन मोर सीरियसली, रिटर्न चीजों को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। वापस, अभी हमने इससे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अब जो रिटर्न है वो आपको सजेस्ट करना है, क्यों रिटर्न आपको सजेस्ट करना है कि रिटर्न ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, प्रूफ, एविडेंस। तो सेम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई रिटर्न चीजों को क्या किया जाता है, ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं भी आपको कंप्लेन करनी है, कहीं भी अपनी बातों को आपको पहुंचाना है, तो होता क्या है, हमेशा बोल दिया जाता है भैया मेल करो, रिटर्न फॉर्म। फोन में हमने कॉल सेंटर में फोन किया और बोला ये हमारी दिक्कत है, उन लोगों ने एक ने सुना, दोबारा फोन किया तो कोई और उठाता है, नेक्स्ट फोन किया तो कोई और उठाता है, तो हर बार कोई और उठाता है, तो कोई प्रूफ नहीं है ओरल कि भाई आपने बताया था कि अपनी प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए आखिरी आखिरी क्या रहता है कि आपको क्या करना चाहिए, मेल कर दो। मेल कहेंगे तो रिकॉर्ड मिलेगा, भाई 10 दिन हो गए, 10 दिन से इसकी बातें सुनी नहीं गई। अगर कॉल करोगे 10 दिन तक कॉल किया तो भाई किसी के पास कुछ प्रूफ ही नहीं है। ठीक है, प्रूफ वो भी मिल जाएगा लेकिन समय लगेगा, टाइम लगेगा। कॉल रिकॉर्ड, किसने कॉल रिकॉर्ड किया, तुमने किया, उनने किया, किसने किया, तो हालत खराब हो जाती है। तो कुल मिला के रिटर्न चीजें ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, तो इसीलिए बिजनेस में भी बिजनेस लेटर यूज किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टर्म आप यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट वाज एसेंशियल ऑफ द गुड बिजनेस लेटर, आपको सिखाया जा रहा है। अब अच्छी बात यह कि आपका सब्जेक्टिव टेस्ट है क्या, तो क्या लेटर लिखना पड़ेगा आपको, नहीं, आपको लेटर लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लेटर में सबसे पहले क्या आता है, उसकी सीक्वेंसिंग पूछी जाएगी, या फिर बोल दिया जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर क्या आता है, सब्जेक्ट के नीचे क्या आता है, सबसे एंड में क्या आता है, सीक्वेंस पूछा जाएगा। और फॉर्मेट होता है, याद करो फॉर्मेट क्या होता था, ये जैसे आपका बिजनेस लेटर, तो आप कुछ चीजें मिड में लिखते थे, कुछ चीजें लेफ्ट साइड लिखते थे, कुछ चीजें राइट साइड लिखते थे। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, आपको ड्राफ्ट नहीं करना है, तो अच्छी बात है कि ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एसेंशियल गुड बिजनेस लेटर में क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, लेटर हेड। व्हाट डू यू मीन बाय लेटर हेड, हेडिंग नहीं, ये लेटर हेड क्या होता है बता रही हूँ मैं। ये आपका कंपनी का खुद का एक क्वालिटी वाइज एक पेपर होता है जिसमें चीजों को प्रिंट करके दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप कॉलेजेस में जाओगे, आप सी एस प्रोफेशनल ये सारे कोर्सेज करो, तो कॉलेज वाले बोलेंगे कॉलेज क्यों नहीं आते हो, तो आप क्या बोलोगे कि हम प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, तो इसमें हमें टाइम नहीं मिल पाता कॉलेज अटेंड करने का। तो वो क्या कहेंगे कि एक काम करो, उनकी तरफ से एक लेटर लेकर आ जाओ, उस लेटर में लिखा होना चाहिए कि आप इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये क्लासेस ले रहे हो, ताकि फिर हमें कंसल्ट रहे। हमें टेंशन क्या है कि भाई आप क्या है घर से निकल रहे हो और कहीं घूमने जा रहे हो, अगर तुम उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेटर लेकर आ जाते हो कि हाँ आप कहीं पढ़ रहे हो, तो फिर आपको अटेंडेंस को लेकर परेशान नहीं किया जाएगा। तो जो वो लेटर होता है ना, वो लेटर हेड में प्रिंट करके दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुमको बोला प्रिंट करने को, तो तुम तो कुछ भी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके कहीं से भी प्रिंट करके लेकर आ जाओगे। उनके पास क्या प्रूफ है कि तुम उसी इंस्टीट्यूट से लेकर आए। हर किसी का एक पेपर होता है और उसमें क्या लगा रहता है, उनका खुद का वाटर मार्क लगा रहता है, उनका खुद का क्या लगा रहता है, वाटर मार्क। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास भी एक पेपर है, हाँ, डॉक्टर के पास भी उनका खुद का प्रिस्क्रिप्शन वाला जो रहता है ना, वो उनका एक तरीके से क्या होता है, वाटर मार्क वाला उनका रहता है।
तुम अगर नोटिस करोगे उसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एक लेटर है, यहाँ पे नाम लिखा रहता है, एड्रेस लिखा रहता है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, प्रॉपर इस तरीके से लिखा रहता है। तो लेटर हेड क्या है, लेटर हेड में होता क्या है, कंपनी का लोगो। हर कंपनी का अपना खुद का एक लेटर हेड होता ही है, ठीक है, जिससे ऑथेंटिकेशन हमें पता चलता है, ठीक है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं। कंपनी का लोगो, नेक्स्ट क्या है, कंपनी की खुद की एक टैगलाइन होगी, देन कंपनी का नाम, उसका एड्रेस रजिस्टर ऑफिस का, और रजिस्टर ऑफिस के अलावा उसके कहीं और भी ऑफिसेस हैं तो वो भी उसमें लिखा होता है। कंपनी का क्या लिखा रहता है, सिन, सिन का फुल फॉर्म क्या है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। याद आ रहा है कि जब भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उनको एक नंबर अलॉट होता है। देन क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर ईमेल एड्रेस ऑफ द कंपनी। तो ये एक ब्लैंक पेपर है, ऐसे जो आपने देखा होगा हेड एंड फोल्डर, हेड एंड फुटर जो होता है, ऊपर हेड में लिखा रहेगा कुछ कुछ और फुट में कुछ लिखा रहेगा, और जो भी चीजें प्रिंट होगी वो यहाँ प्रिंट होकर आपको मिलेगी विद सील साइन। नहीं नहीं नहीं, ये कंपनी अपने पास रखती है, जब भी प्रिंट करके देना है तो इसमें देना है। मतलब कि कंपनी का जो भी लेटर होगा, कंपनी को किसी भी कस्टमर, किसी भी क्लाइंट से बात करनी है तो कंपनी उस लेटर हेड में प्रिंट कर कर देगी, प्लेन पेपर नहीं होगा जो नॉर्मली ए4 साइज पेपर होता है, ठीक है। तो एक अच्छा बिजनेस लेटर की खासियत क्या है कि वो किस में होना चाहिए, लेटर हेड में, ना कि प्लेन पेपर में। समझ में आया। हर कंपनी अपना लेटर हेड पहले से प्रिंट करा के रखती है, जैसे वो डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन वाली चीजें पहले से उसके पास रहता है ना, प्रिंट करा के प्रॉपर लमसम वो रखता है, जैसे खत्म हो जाएगा फिर से, तो कंपनी भी रखती है। जैसे आईटेक्स ने भी क्या कर रखा है, अपना पूरा लेटर हेड प्रिंट करवा के रखा है, जब भी किसी को जरूरत होगी तो उसमें प्रिंट कराया दिया, प्रिंट करवाया दिया, खत्म हो जाएगा फिर से हम प्रिंट कराएंगे। तो लेटर हेड आपके जो भी बिजनेस लेटर होंगे प्लेन पेपर में ना होकर किस में होंगे, लेटर हेड में। पहला समझ में आया। चलिए, क्या बोलता है, लेटर इज द प्रिंटेड स्टेशनरी होता है विच कैरी दी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी कंपनी। अभी इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको क्या क्या बताया, डिजाइन वगैरह, कंपनी का लोगो, टैगलाइन, नेम, एड्रेस, सिन, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, वेबसाइट, ईमेल, बहुत सारे ऑफिसेस। समझ में आ गया लेटर हेड, पक्का। चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट डू मीन बाय रेफरेंस नंबर। वेरी गुड, एक नंबर होता है जिसे रिफर किया जाता है, कैसे नहीं समझ में आया, चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये लेटर है, ठीक है, अब कंपनी में इतने सारे लेटर आते, इतनी सारी बातें होती कि भाई रिकॉर्ड, आप कैसे बताओगे हम किस लेटर की बात करें। तो हर लेटर को ना एक नंबर दिया जाता है, हर लेटर को क्या दिया जाता है, एक नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी कह रही हूँ, हम तुम्हारे इतने टेस्ट लेते हैं, इतने टेस्ट लेते हैं, तो अब तुमसे हम पूछेंगे कि भाई तुम्हें कौन सा वाला टेस्ट कॉपी चाहिए, तो तुम स्पेसिफिक, हमने सब पेपर को एक नंबर अलॉट कर दिया, तुम कहोगे दीदी 312। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके एग्जाम होंगे, ठीक है, CSCT की बात नहीं करिए, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल की बात करती हूँ, तो हर किसी का एक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोर्ड एग्जाम दिया है, क्वेश्चन पेपर देखा था, क्वेश्चन पेपर का एक नंबर होता है, ठीक है। तो अब आप सब्जेक्ट बताते रह जाओगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि भाई बस कॉमर्स थोड़ी ना है, कॉमर्स में बस अकाउंट सब्जेक्ट थोड़ा ना होता है। थोड़ा सा बोर्ड लेवल सोचो, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाके देखो, पेपर तुम्हें मालूम है 1.5 2 महीना चलता है, क्योंकि कहीं मराठी का पेपर हो रहा है, कहीं बंगाली का पेपर हो रहा है, कहीं तमिल, है ना, सारे इतने सारे लैंग्वेजेस भी है जिनके पेपर होते हैं। तो हर किसी को एक क्या दे दिया है, नंबर, कि भाई हम 202 वाले की बात कर रहे हैं, तो एक नंबर रेफर किया गया। तो नंबर जनरली क्यों रेफर किया जाता है, क्यों नंबर अलॉट किया जाता है, ताकि चीजें जल्दी से आइडेंटिफाई हो सके। तो रेफरेंस नंबर हेल्प करता है क्या करने में बच्चा, रिट्रीविंग, बोले तो ब्रिंग बैक। जब भी आपको कोई चीज चाहिए आप उस रेफरेंस नंबर को बता दो कि भाई हम ना उस लेटर नंबर की बात करें, वो लेटर नंबर की बात करें, ताकि आपको उसका सब्जेक्ट, उसकी कहानी आपको पूरी बताने की जरूरत नहीं है। नंबर बताओ, वो लेटर सामने आपके आ जाएगा। मैं एक लेटर लिख रही हूँ और इसमें दूसरे लेटर का रेफरेंस दे रही हूँ कि भाई वो जो लेटर दिया था ना उसका ये कंटिन्यू पार्ट है, तो जल्दी इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो रेफरेंस नंबर हेल्प करता है रिट्रीविंग द लेटर एट द लेटर स्टेज, बाद में। आज मैंने एक लेटर लिखा, इसको नंबर दे दिया, 2 साल बाद आपको बस नंबर बताना है, आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर 2 साल बाद नंबर नहीं बता पाओगे तो क्या मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी किस लेटर की बात करूं, क्योंकि भाई दिन भर में, साल भर में कितने लेटर्स होते हैं, ठीक। इसमें जो भी नंबर होता है एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड व्हाट रेफरेंस नंबर शुड बी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी होगी कंपनी की वो डिसाइड करेगी क्या होगा। देखो, रेफरेंस नंबर देने का अक्सर एक तरीका होता है, तरीका समझो। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2024, मंथ कौन सा चल रहा है, जून चल रहा है, तो 06 लिख देती हूँ, ठीक है। आज की डेट क्या है, ठीक है, 15 लिख देती हूँ। देन इसके बाद अब दिन भर में बहुत सारे लेटर आते हैं, ठीक है, तो आज का 15 तारीख का लेटर नंबर 1, बात समझ में आ रही है।
अब जो दूसरा लेटर होगा तो मैं इसको क्या दूंगी, 2 लिखूंगी, 15 लिखूंगी, फिर क्या लिखूंगी, 06 लिखूंगी, फिर क्या लिखूंगी। तो अब थोड़ा सा आसान हो गई ये चीजें। तो नंबर डिसाइड करने का हमेशा एक पैटर्न होता है। हो सकता है कि दिन भर में बहुत लेटर नहीं आते, तो भाई हम सीधे से बस क्या लिखेंगे, 15 तारीख लिखेंगे, फिर 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का रेफरेंस नंबर डिसाइड करती है। ऐसे ही मीटिंग भी होती है। याद करो मीटिंग, हमने मीटिंग के कंसेप्ट पढ़े कंपनी लॉ में। बोर्ड मीटिंग साल भर में कितनी हो जानी चाहिए, 4 हो जानी चाहिए, पढ़ी थी। जनरल मीटिंग एजीएम की बात करें तो एक एजीएम हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उन मीटिंग्स को भी क्या दिया जाता है, नंबर। क्यों, क्योंकि हम किस मीटिंग की बात कर रहे हैं, है ना, प्रीवियस रिकॉर्ड में इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। तो क्या रेफरेंस नंबर का यूज समझ में आ रहा है, पक्का। सबसे पहला काम एक अच्छे बिजनेस लेटर में क्या होना चाहिए, पहला लेटर हेड में ही प्रिंट होना चाहिए। दूसरा उसमें एक रेफरेंस नंबर डाल देना, ताकि ये भी भविष्य में कहीं और यूज हो सके। और अगर ये कहीं और की, अगर हम कुछ और लेटर की बात करें तो वो भी इसमें एड ऑन कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, डेट। एक अच्छे बिजनेस लेटर की अच्छी बात क्या है, डेट होना चाहिए। बिना डेट के तो फिर वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। डेट मस्ट बी रिटन इन फुल, पूरा लिखिए। अगर मैंने लिख दिया कि मैं बस क्या कर रही हूँ 1506 लिख दिया, किस ईयर की बात करूँ, आइडेंटिफाई हो पा रहा है क्या, नहीं, कंप्लीट लिखना चाहिए विदाउट एब्रीविएशन नेम ऑफ द मंथ। इन्होंने क्या बोल दिया, मंथ का एब्रीविएशन मत लिखो, हमें कंप्लीट चाहिए। क्यों, शॉर्टकट के चक्कर में चीजें बच्चा हो सकती है डुप्लीकेट, या फिर उसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर मैंने समझ लो बस 6 लिखा और क्या लिखा, 15 लिखा, 24 लिखा, अब मुझे बताओ क्या मैं इसे मैनिपुलेट कर सकती हूँ, आसानी से मैनिपुलेट कर सकती हूँ मैं, ठीक है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं 16 कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस 1 को, ठीक है, ओवर राइटिंग फिर भी समझ में आएगी, लेकिन जहां कुछ भी चीजें नहीं लिखी है तो उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। ट्राई करिए एब्रीविएशन यूज ना करिए। एब्रीविएशन मतलब क्या होता है, शॉर्टकट मत यूज करिए, कंप्लीट चीजें लिखिए। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है इन्होंने, 1/6/2019 में प्रेफरली रिटर्न। इन्होंने कहा कि भाई पूरा लिखो, मंथ तो स्पेशली पूरा कंप्लीट लिखो, क्योंकि जो 6 है, 6 को कैसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। चीजें कंप्लीट लिखोगे तो याद रहेंगे। अब मुझे बताओ ये डेट ज्यादा याद रहेगी आंखों को, या फिर ये डेट, कौन सी डेट ज्यादा, जिसमें जून पूरा लिखा है। क्यों, क्योंकि नंबर नंबर जब बहुत ज्यादा नंबर होते हैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है दिमाग में, ठीक है। तो मंथ फिर भी याद रहेगा, अच्छा जून, अब हमें डेट भले याद नहीं आ रही, ईयर भले याद नहीं, जून तो याद रहेगा। तो इसलिए ट्राई करो चीजें ज्यादा जल्दी याद हो सके, ट्राई करो कंफ्यूज ना हो, और शॉर्टकट में मैनिपुलेशन भी ना हो, ऐसी चीजें ट्राई करेंगे। रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, रिटर्न कहाँ लिखा रहता है, डेट। डेट में भी रिटर्न बिलो दी रेफरेंस नंबर, या फिर टू दी क्या लिखा है, एक्सट्रीम राइट। एग्जाम में ड्राफ्ट नहीं करना है आपको, बनाना नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि भाई ये डेट आता कहाँ है, तो डेट कहाँ आता है, रेफरेंस नंबर के नीचे, या फिर क्या लिखा है, एक्सट्रीम राइट। मतलब ये आपका लेटर है तो राइट इस साइड है, एकदम साइड में डेट लिखी जा सकती है। अभी मैं फॉर्मेट भी दिखाऊंगी कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, स्पेशल मार्किंग। डेट के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है, डेट के नीचे थोड़ी सी जगह। ये लेटर दिख रहा है आपको, यहाँ डेट दिख रही है, या तो डेट यहाँ लिख सकते हो, या तो क्या लिख सकते हो, एक्सट्रीमली राइट। और रेफरेंस नंबर लिखते हैं यहाँ पर। ये तो ऊपर ये लेटर हेड है, ये ऊपर जितनी भी बातें हैं ना ये पूरी लेटर हेड की है, ठीक है। चलिए तो लेटर हेड पहले, ऊपर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद क्या आएगा, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर के नीचे क्या आएगा, डेट। अब डेट के नीचे ये थोड़ी सी स्पेस दिख रही है। अब इस जो स्पेस में है, आप चाहो तो स्पेशल मार्किंग डाल भी सकते हो, नहीं भी, ये ऑप्शनल होता है। हर केस में आप डालते नहीं हो, डालते कब है ये समझो। फ्यू स्पेस बिलो दी डेट, डेट के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़नी है, और जगह छोड़ने के बाद क्या है, स्पेशल मार्किंग सच एस, क्या लिखा है। अब वो जो स्पेस है, अगर आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है तो स्पेस में क्या करो, लिखो, क्या लिखो, कॉन्फिडेंशियल, या फिर क्या लिखो, एयर मेल। बोले तो बाय एयर ये मेल आया है, ठीक है, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। कभी देखा तुमने ऐसे लिखा रहता है, आरडी लिखा रहता है, एडी लिखा रहता है, रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। कुरियर, स्पीड पोस्ट। तो कुल मिला के आपका जो लेटर है, जो ये आपका लेटर है, सबसे पहले लेटर हेड, लेटर हेड के नीचे क्या लिखा रहेगा, रेफरेंस नंबर, फिर डेट, और यहां पर आप लिख सकते हो एयर मेल, जो भी सिचुएशन है। अगर है तो लिखो, जरूरी नहीं है हमेशा लिखना ही है। जब हमारा लेटर सिंपल है, ऑर्डिनरी है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, जगह छूटेगी, उसके बाद सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, वो बस मार्क जगह की बात करें, उस जगह में कुछ भी वर्ड्स भी लिख सकते हो, वर्ड भी हो सकता है और साइन भी हो सकता है। आप देखना स्पीड पोस्ट का एक अजीब सा ऐसे साइन होता है,
तो वो मार्क भी हो सकता है और कुछ टर्म लिखा भी हो सकता है। देखना स्टिकर ऐसे लगा दिया जाता है, उसमें कॉन्फिडेंशियल लिखा रहता है, तो वो लिखे हुए वर्ड्स भी हो सकते हैं और कोई भी साइन या कोई भी मार्क हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो स्पेशल मार्किंग, फिर क्या लिखा है, कंटेंट ऑफ द लेटर आर कॉन्फिडेंशियल, तो फिर लिखने का, अदरवाइज सुपर, ठीक है, स्क्राइब, देन एनवेलप ऑल्सो। आपने अक्सर देखा होगा एनवेलप के ऊपर भी लगा रहता है, ये स्पीड पोस्ट है, ये रजिस्टर्ड पोस्ट है, हाँ अलग से स्टिकर टाइप का लगा रहता है। ठीक है, तो एनवेलप के ऊपर भी हो सकता है और यहाँ जो स्पेस है डेट के नीचे वहां भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा है, टू द प्रिंसिपल लिखते थे, जिसपे को भी बोल रहे हैं आप। ठीक है, कंप्लीट नेम बताओ, एड्रेस बताओ, रिसिपिएंट, रिटर्न बिलो द स्पेशल मार्किंग। स्पेशल मार्किंग के नीचे फिर आप टू से डिनोट करते हो जिसको भी। ठीक, नेक्स्ट ये क्या लिखा है, अटेंशन लाइन, जरूरी नहीं हमेशा लिखो। लेटर इज एड्रेस टू अ कंपनी या फिर वन ऑफ इट्स डिपार्टमेंट। हो सकता है आप किसी स्पेसिफिक बंदे को बोल रहे हो कि ये जो लेटर है ये मिस्टर दिस पर्सन के लिए है। ठीक है, तो किसी को स्पेसिफिक बोलोगे तो अटेंशन लाइन आएगी, किसी को स्पेसिफिकली नहीं बोलो तो अटेंशन लाइन नहीं आएगी। ये एक बिजनेस व्यू रखो, स्कूल में आपने सिंपल लेटर सीखा था। ठीक है, ये एक बिजनेस में लेटर यूज हो रहा है, तो बिजनेस में जो लेटर यूज हो रहा है तो इन्होंने ज्यादा कंटेंट बोल रखा है। उन्होंने कहा कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को लेकर बोल रहे हो, किसी डिपार्टमेंट को बोल रहे हो, तो एक अटेंशन लाइन बोल दो कि अटेंशन दिस परचेज डिपार्टमेंट, या फिर जो भी आपका सेल डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, जिसको भी डिनोट करना चाहते हो। ठीक है, बाय पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम भी लिख सकते हो, अटेंशन लाइन, इंसर्ट आइदर बिलो या क्या लिखा है, अबव या बिलो द इनसाइड एड्रेस। क्या लिखा है इन्होंने, इनसाइड एड्रेस के या तो ऊपर या तो नीचे, ऑप्शनल है। ठीक, चलिए, सैल्यूटेशन क्या होता है, डियर सर मैडम, ये सारी चीजें रहती है। ठीक है, तो आपको ये भी लिखना चाहिए। The choice of the salutation depend upon the extent of the formality on the wish to observe. Following are the list of this, ठीक है, सैल्यूटेशन। पहला क्या लिखा है, सर, फिर क्या लिखा है, डियर सर मैडम, डियर दिस। डियर सर मैडम, आप लोग क्या लिखते थे बताओ जरा, डियर लिखते थे कि रिस्पेक्टेड लिखते थे? डियर जो वर्ड होता है ये स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन होता है। व्हेन इनफॉर्मली नेम, तो आपको क्या लिखना चाहिए, सरनेम या फिर एड्रेस, सरनेम बता दो, नाम बता दो। ठीक है, ये क्या लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर को क्या बोल दिया है, अवॉइड करो। रिस्पेक्टेड सर मैडम नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। लेकिन दीदी बचपन से तो हम यही सीख रहे हैं, बचपन से हम जो भी सीख रहे हैं वो सही नहीं है। Respected church should be avoided. Not being adjective is a grammatically unacceptable. ये ग्रामेटिकली सही है ही नहीं, बस वो जमानों से चला आ रहा है, स्कूल में सिखाया जा रहा है क्योंकि वो स्कूल लेवल है। उनको मालूम है आगे चल के तो सीख ही जाओगे, कोई ना कोई तो सिखा ही देगा आपको। ठीक है, तो वो घिसी पिटी चीजें आज भी बताई जा रही है। तो रिस्पेक्टेड सर नाम की चीज होती ही नहीं है। क्या होता है, डियर सर मैडम। फॉर्मल अगर लिख रहे हो तो डियर लिखना है, जबकि देखो फॉर्मल में डियर लिखना होता है, हाँ बच्चों फॉर्मल में डियर लिखना होता है। इनफॉर्मल आपको डियर सर मैडम करने की जरूरत नहीं। फिर उन्होंने कहा कि सर मैडम की जगह फिर बस क्या कर दो, सरनेम। ठीक है, जैसे बोल दिया मिस्टर यादव जी, मिस्टर रंगवानी जी, तो क्या कर दो सीधा सरनेम। तो डियर मिस्टर दिस 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 पूरा फिर नाम देंगे। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मेलिटी है तो आपको डियर सर या मैडम, फिर नाम लिखने की जरूरत नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन रिस्पेक्टेड सर मैडम तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्या लिखा है, सब्जेक्ट हेडिंग लिखते थे, सब्जेक्ट है ना, एप्लीकेशन फॉर, ठीक है, जो भी तुम्हारी लीव होती थी 3 days 10 days। ठीक है, चलो अब ये आपको शॉर्ट में बता देता है कि पूरे के पूरे लेटर में लिखने क्या वाले, एप्लीकेशन में लिखने क्या वाले हो, कि भाई आप 3 दिन की छुट्टी मांग रहे हो, ये आपने सब्जेक्ट में पहले बता दिया। ठीक, चलिए, दिस हेल्प द रीडर फाइंड आउट द फर्स्ट व्हाट द कंटेंट ऑफ द लेटर आर। जो भी ये लेटर पकड़ेगा, एप्लीकेशन पकड़ेगा, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा कि भाई सब्जेक्ट क्या है, ये इस लेटर में हमें डिटेल में बताना क्या चाहते हैं। अगर उसके पास टाइम है तो वो डिटेल में पढ़ेगा, अदरवाइज वो सब्जेक्ट पढ़ के समझ जाएगा कि बच्चा क्या चाहता है। ठीक है, इतनी डिटेल में पढ़ देगा नहीं वो, तुम्हारी है ना, स्कूल में तो ये होता है कि तुम्हारे थोड़ी ना ग्रामेटिकल एरर ये सब निकालना चाहते हैं, वो बस सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि हाँ ये एप्लीकेशन है, साइन किया हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो यस बिजनेसेस में आपको लिखना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट, ताकि समझ में आ जाए, फिर डिटेल में काम भी पढ़ा जाएगा। सब्जेक्ट जो हेडिंग होती है आइदर अबव या बिलो। अब मुझे ये बताओ, स्कूल में जब एप्लीकेशन या लेटर लिखते थे तो सबसे पहले क्या लिखते थे, टू से स्टार्ट करते थे, टू दिस दिस दिस, है ना, प्रिंसिपल ऑफ दिस इज स्कूल क्लास टीचर, जो भी तुमने लिखा। उसके बाद क्या लिखते थे बताओ, टू के बाद क्या लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे कि डियर या रिस्पेक्टेड, क्या लिखते थे, टू द प्रिंसिपल लिखा, देन उसके बाद डेट लिखा, स्कूल का नाम लिखा, टू द प्रिंसिपल और एड्रेस लिख दिया हमने स्कूल का, है ना।
सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा, ठीक है, रिस्पेक्टेड या फिर डियर सर, समझो। टू दिस जो लिखा है इसको हमने टर्म क्या समझा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनसाइड एड्रेस। टू दी प्रिंसिपल को हम टेक्निकली हमने सीखा, इसे क्या बोलते हैं, इनसाइड एड्रेस, ठीक है। इनसाइड एड्रेस के बाद इन्होंने हमें क्या बताया, क्या लिखना है, क्या लिखना, सैल्यूटेशन। जबकि तुमने तो मुझे क्या बताया, पहले तो सब्जेक्ट आता है। अब डियर सब्जेक्ट, डियर सर के ऊपर लिखो सब्जेक्ट या उसके नीचे लिखो, ये दोनों ऑप्शन है, मर्जी है। तो स्कूल में जो सब्जेक्ट चला है वो भी सही है, और जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भाई पहले आपको सैल्यूटेशन और बाद में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, ये ऑप्शनल है, दोनों ही करेक्ट वे है। तो स्कूल में भी सही सीखा और यहाँ भी सही सीखा। स्कूल में बस वो रिस्पेक्टेड सर वाली चीजें गलत है, बाकी सारी चीजें सही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इन ब्रीफ लेटर अ सब्जेक्ट इज रेडिडेंट नॉट नेसेसरी सम सर्कमस्टेंस, कभी कभार सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट का पर्पस मुझे बताओ जरा, पूरा मैटर शॉर्ट में समझ में आ जाए। जब आपका लेटर ही शॉर्ट में है तो और कितना शॉर्ट लिखोगे, ठीक है। तो बिजनेस लेटर में सब्जेक्ट तब आता है, ये बात याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें पूछने वाले हैं। एग्जाम में तुम्हें ड्राफ्ट तो बनाना नहीं है, तो ये चीजें पूछ जाएगी, भाई सब्जेक्ट कब लिखा जाता है, कब नहीं लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट लिखने का पर्पस है कि भाई जो बड़ा जो कंटेंट है उसको शॉर्ट में पता चल जाए। जब लेटर ही आपका शॉर्ट है, एप्लीकेशन ही शॉर्ट है, तो सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो साफ लिखा है, सम सर्कमस्टेंसेस सब्जेक्ट हेडिंग इज मे आल्सो बी यूज्ड इन अ शॉर्ट लेटर, लेटर इज द राइट पर्सन। मेन बॉडी, अब जो हम लिखना चालू करते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, दिस जो भी तुमने लेटर लिखा, जो मेन बॉडी होती है उनके 3 पैराग्राफ होते हैं। कितने पैराग्राफ होते हैं, 3। सबसे पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पैराग्राफ क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे, आई बैक टू स्टेट दैट, है ना, आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। इंट्रोडक्शन देते हो अपना, कि पहले बोलने लग जाते हो, अरे मुझे है ना रात से बहुत भी बुखार आ गया, इतनी डिग्री, है ना। तो पहले बताओगे क्या बताओगे, कि मैं इस क्लास से, है ना, रिप्रेजेंटेटिव हूँ, बता दो। चलिए, पहला इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या बताओगे, मिडिल सेक्शन, इसमें मेन कंटेंट आप बताओगे। फिर आप रिक्वेस्ट करते हो, काइंडली ग्रांट मी लीव, है ना। तो 3 सेक्शन हो गए। पहले सेक्शन में क्या बताते हो, अपने बारे में बताते हो, मैं इस क्लास का बच्चा हूँ। फिर रियल चीज बताते हो, दैट वाज छुट्टी। और फिर फाइनली बता दो, प्लीज ये छुट्टी मुझे दे दो। तो 3 हो गए, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है, कंक्लूजन। यही लिखा है और कुछ नहीं, ठीक। मेन बॉडी के बाद फिर क्या आता है, ये बस एग्जाम्पल देके बता रहे कि आप कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या लिखते थे, योर फेथफुली, योर ओबीडियंस लिखते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई सर है तो योर ट्रूली डियर सर, या फिर जो भी है, इट्स डिपेंड तुम्हारा सैल्यूटेशन क्या है, सैल्यूटेशन के हिसाब से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है। ये बात अलग है, हमने कभी उसे ध्यान नहीं दिया, थैंकिंग यू करके बस हम लोग तो खत्म करते थे, ठीक है। चलिए, उन्होंने साफ बोला, कॉमन एरर ये होता है यूर में, हमेशा यूर कैसे लिखते हैं, यूर्स में ऐसे एपिस्ट्रोफी कॉमा लगता है, नहीं लगता है। लेकिन ये भी है ना, हम एरर करते, एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि भैया कॉमन एरर क्या है, क्या गलतियां करते हैं। देखो गलतियां तो स्पेलिंग में भी करते हैं हम, ठीक है। तो स्पेलिंग में गलती की जाती है कभी कभार, या फिर ये एपिस्ट्रोफी कॉमा में। तो इन्होंने ये लिखा है, सिंसियरली या ट्रूली को तो अक्सर क्या करते हैं, स्पेलिंग आई का आई इधर उधर कुछ उंगली कर देते हैं, ठीक है। चलिए, और फाइनली क्या करोगे, सिग्नेचर। जब आप सिग्नेचर करते हो तो सिग्नेचर करने का भी एक तरीका होता है, ठीक। तरीका क्या है, पहले नाम लिखा है और नाम के नीचे क्या लिखा है, अपनी पोजीशन लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने क्या लिखा, नाम लिखा, नीचे आपको बताना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दिस कंपनी, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आफ्टर लिविंग दी 4 to 5 स्पेस, थोड़ी सी जगह छोड़ो, जगह छोड़ने के बाद कैपिटल में सिग्नेचर, फॉर द सिग्नेचर द नेम, नेम हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, कैपिटल में होना चाहिए, विथ ब्रैकेट होना चाहिए। और फिर साथ में आपको क्या लिखना है, डेजिग्नेशन। तो आपको एंड में करना क्या है, ये जो लेटर इसी लेटर में दिखा रही हूँ, ये दिख रहा है आपको, सिंसियरली दिखा, स्पेस है, फिर आपने क्या लिखा है, नाम लिखा, और फिर क्या बताया, अपनी पोजीशन। इसका कोई फिक्स नहीं रहता, लेकिन हमेशा फॉर्मेट तुमने देखा होगा, सारी चीजें लेफ्ट में आएंगी, सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग इज लेफ्ट साइड। पहले होता था थोड़ा सा राइट में, थोड़ा मिडिल में, ये सारी चीजें होती, लेकिन अब सारी की सारी चीजें क्या होती है, लेफ्ट होती है। लेकिन इसके भी टाइप्स होते हैं, अभी मैं लेआउट सिखाऊंगी तुम्हें। एक फॉर्मल होता है, ठीक है,
एक इनफॉर्मल होता है और एक बीच का सेमी भी आता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। हाँ, वो मैं कह रही हूँ, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि भाई डेट कब आता है, इसके ऊपर, इसके नीचे ऊपर, बस यही आएगा। राइट साइड आता है, लेफ्ट साइड आता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ देंगे। या फिर ए और बी पॉइंट्स, 4 ऑप्शन बस बनाएंगे वो घिसे पिटे से। हम्म, आया था है ना, तो वो बनना समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो कुल मिला के इसके क्वेश्चन इजी ही तुम्हें लगेंगे, बस तुम्हें सीक्वेंसिंग पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या होता है, लेटर हेड, फिर उसके बाद रेफरेंस नंबर, फिर डेट, फिर स्पेशल मार्किंग, इनसाइड एड्रेस, फिर अटेंशन लाइन, फिर सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट हेडिंग। अब सब्जेक्ट हेडिंग इसके ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, दोनों ऑप्शन इसी में बोल रखा है अलाउड है। मेन बॉडी, मेन बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन, मिडिल सेक्शन और कंक्लूजन, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर क्या होता है, सिग्नेटरी। हाँ बेटा, नहीं, बिजनेस कम्युनिकेशन कंप्लीट 50 मार्क्स का सेपरेट है, और इसमें बस 4 ही चैप्टर है, अलग सब्जेक्ट और 4 ही है, पूरा 50 मार्क्स का आएगा। लेकिन ये फिर भी इजी होता है। क्यों इजी होता है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर और वर्ड मीनिंग्स बेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, जानते भी हो तुम लोग इसे काफी कुछ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या होता है उसके बाद, सिग्नेचर करने के बाद क्या लिखा है, एनक्लोजर या फिर कॉपीड सर्कुलेटेड। अटैचमेंट समझते हो, हमने दिया, हाँ वेरी गुड, डॉक्यूमेंट, हमने एप्लीकेशन दिया कि हम हॉस्पिटलाइज हो चुके, और हमने प्रूफ में क्या दे दिया, एक एनक्लोज कर दिया हॉस्पिटल का एक डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ। तो एनक्लोजर मतलब क्या, साथ में आप जो कॉपी अटैच कर रहे हो, ठीक है। एनेक्स्चर भी क्या होता है, ये मेन होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और ये क्या होता है, एडिशनल। एनेक्स्चर भी सेम होता है, एनक्लोजर और एनेक्स्चर। एनक्लोजर में मैंने क्या बताया, जो मेन डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो, मेन डॉक्यूमेंट के साथ आपने 2 3 4 चीजें और डॉक्यूमेंट अटैच कर दी, दैट वाज एनेक्स्चर। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों डॉक्यूमेंट है, लेकिन एक मेन है और एक क्या उसका सप्लीमेंट्री फॉर्म है। दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन वाली जो भी है ना, मेन, एक जैसे रिपोर्ट होती है, ब्लड रिपोर्ट हमने दिखा दी कि देखो मैं बीमार था, ठीक है, उसके साथ हमने प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑल एक्स्ट्रा जो लगा दिया, ठीक है। तो कुल मिला के अभी बिजनेस सोचो, बिजनेस में क्या हो रहा है, किसी को ऑर्डर प्लेस करना होगा, एक बिजनेस लेटर दिया मैंने, ठीक है, साथ में मैंने एनक्लोजर में क्या लगा दिया कि भाई मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, फिर हमने पेमेंट की बिल लगा दी कि भाई ये सारी चीजें, तो हमने साथ में जो 3 4 डॉक्यूमेंट लगा दिए, उसमें से जो मेन डॉक्यूमेंट होता है दैट वाज एनक्लोजर, और बाकी सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, एनेक्स्चर। क्लियर है, पक्का। तो यहाँ पे हमारा पूरा खत्म। बताओ, चैप्टर ने एक अच्छे बिजनेस लेटर में, है ना, एक गुड बिजनेस लेटर में क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं समझ में आए। पहला लेटर हेड, दूसरा रेफरेंस नंबर, तीसरा डेट, फिर अटेंशन लाइन, फिर देखो, अब जो ऑप्शनल है वो भी मुझे बताते जाना, ऑप्शनल है क्योंकि एग्जाम के लिए याद करना है। लेटर हेड तो समझ में आ रहा है, रेफरेंस डेट भी, डेट ये क्या था, स्पेशल मार्किंग। स्पेशल मार्किंग अगर है तो देना, अदरवाइज नहीं देना है, ऑर्डिनरी है, ठीक है। लेकिन अगर होगा तो उसका नंबर क्या है, 4th पोजीशन ही रहेगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, ठीक। इनसाइड एड्रेस 5th पोजीशन, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। अटेंशन लाइन सिचुएशनल है, ये भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, किसी को डिनोट करना चाहते हो, किसी को अटेंशन देना चाहते हो तो लिखो, अदरवाइज नहीं। स्पेशल मार्किंग और अटेंशन लाइन ये दो हैं स्पेसिफिक सिचुएशनल। नेक्स्ट क्या है, सैल्यूटेशन। अब इन दोनों में इंटरचेंज हो सकता है पोजीशन का, ऊपर सब्जेक्ट जा सकता है और नीचे सैल्यूटेशन आ सकता है, ठीक है, ये इंटरचेंज होंगे। मेन बॉडी फिर वहीं रहेगी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की भी जगह फिक्स है, सिग्नेचरी की सबकी जगह फिक्स है, बस जगह किसकी चेंज हो रही है, सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट, ये दोनों बस इंटरचेंज हो सकते हैं। और जो स्पेशल मार्किंग और जो अटेंशन लाइन है ये हमेशा नहीं होता है, ये सिचुएशन अगर होगी तो लिखने का, अदरवाइज नहीं। ये बातें तुम्हें याद रखनी है, पक्का। चलिए, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बता के रखा है, नेक्स्ट क्या बता, इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हें। पहला क्या है, फॉर्मल, दूसरा क्या है, इनफॉर्मल। अब भैया बताओ फॉर्मल क्या होता है, जो बिजनेस में यूज हो रहा है फॉर्मली तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दे रखा है जो भी बिजनेस डील्स है, फॉर्मल हो गया।
ऑर्डर्स हो गए, क्लेम्स हो गया, कोई भी आपस में बिजनेस के डिस्प्यूट हो रहे उसके सेटलमेंट हो गए, अग्रीमेंट, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, सेल रिपोर्ट, अदर ऑफिशियल मैटर। इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल में क्या आता है, मेमोरेंडम आता है, ठीक है, अप्रेजल, इंटरव्यू, थैंक्स, रेफरेंस लेटर, कवर लेटर, कस्टमर की कंप्लेन लेटर, ईमेल्स, ये सारे सारे क्या होते हैं, इनफॉर्मल। एग्जाम में कभी कभार 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कौन सा फॉर्मल है और कौन सा इनफॉर्मल है, तो याद रखना है इनके एग्जाम्पल्स में। अब थोड़ा सा आ जाओ लेआउट समझते, व्हाट डू यू मीन बाय लेआउट, वे ऑफ अरेंजमेंट, किस तरीके से आप अरेंजमेंट, जैसे मैंने बोला ना सारी चीजें लेफ्ट साइड होती है, तो ये लेआउट होता है। स्कूल टाइम पर जब मैं अगर अपनी बात करूं तो हमेशा से लेफ्ट साइड नहीं होता था, पहले चीजें कुछ मिडिल में होती थी, कुछ राइट कुछ लेफ्ट ऐसे होती थी। एक टाइम आया उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नहीं सारी चीजें अब क्या होंगी, लेफ्ट साइड ही होंगी, तो लेआउट डिसाइड होता है। तो लेआउट के भी पैटर्न्स होते हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 टाइप के लेआउट होते हैं, एक क्या होता है ब्लॉक्ड, ब्लॉक को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलूंगी, फॉर्मल। दूसरा क्या होता है सेमी ब्लॉक्ड, सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, इनफॉर्मल। ये वो है जो आपके सिलेबस में आपके कैरिकुलम में बताए, लेकिन इन जनरल क्या चलता है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको चीजें बताना चाहती हूँ। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से चलती 3 चीजें, कितनी चीजें चलती है, 3। ये नॉलेज वाइज आपके सिलेबस में ब्लॉक स्टाइल दे रखा है और क्या दे रखा है, सेमी ब्लॉक। चलता है क्या है, तीसरा, तीसरा भी क्या लिखा है, मतलब इस ब्लॉक को ही हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई। अब थोड़ा सा इनके पैटर्न देखो, लेआउट को देखो। अगर तुम्हें सबसे पहला लेआउट दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, सारा का सारा पूरा लेफ्ट दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला मॉडिफाई को देखो, ऊपर की जो स्टार्टिंग है वो क्या कर दी है, राइट में, फिर बीच में क्या है, लेफ्ट में, फिर क्या चला गया, राइट। तो थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है। और ये क्या बोल रहा है, सेमी ब्लॉक्ड, क्या बोल रहा है, देखो ये राइट है, लेफ्ट, तुम नोटिस करो ये क्या है, कुछ अजीब है यहाँ पर, स्लाइड थोड़ा सा अंदर से है, तो यस बच्चा ये पैटर्न्स होते हैं। अब 3 पैटर्न है आपके, पहला क्या है ब्लॉक्ड, दूसरा क्या है मॉडिफाई ब्लॉक्ड, और तीसरा क्या है, आपके सिलेबस में बस यही 2 है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई या तो पूरा का राइट या थोड़ा सॉरी पूरा पूरा लेफ्ट या तो थोड़ा थोड़ा राइट और स्लाइटली थोड़ा सा इन होगा। आओ थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले क्या समझा रही हूँ, ब्लॉक स्टाइल। ब्लॉक स्टाइल में आपको दिख रहा है सारी चीजें क्या दिख रही है, सारी सारी चीजें क्या है लेफ्ट में, चाहे वो डेट हो, इनसाइड एड्रेस हो, सैल्यूटेशन हो, मेन बॉडी हो, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो, सिग्नेचर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी चीजें अगर किस साइड होती है, लेफ्ट साइड, उसे हम बोलते हैं ब्लॉक, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है, मॉडिफाइड। अब समझो मॉडिफाइड, डेट आपकी राइट साइड चली गई है, डेट आपकी कहाँ चली गई है, राइट, और यहाँ पर दिख रहा है सब चल रहा है लेफ्ट 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 लेफ्ट, और एक और चीज चला गया राइट साइड, क्या चला गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और क्या लिखा है सिग्नेचर्स एंड ऑल। तो कुल मिलाकर आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए। मॉडिफाइड जो फॉर्म है उसमें कहाँ चला गया है, डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है, और सिग्नेचर, ये चीजें आपकी गई है राइट साइड में, बाकी सब क्या है लेफ्ट में। एग्जाम में यही पूछा जाने वाला है क्योंकि लिखना तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सेमी ब्लॉक, जो चीजें राइट थी वो तो वैसे ही है सेम, अभी सेम है, लेकिन मॉडिफाई और सेमी में डिफरेंस है। तुम ये देखो, ये स्लाइड दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा अंदर, आप अक्सर जब अपनी कॉपी में आंसर भी लिखते हो तो थोड़ा स्लाइड इन करके लिखते हो, इसमें बिल्कुल टच है, देखो बिल्कुल टच है, इसमें भी बिल्कुल टच है, लेकिन यहाँ पर पहला जब स्टार्टिंग है तो थोड़ा अंदर, फिर बाकी तो टच ही है। बात समझ में आ रही है, तो इसे स्लाइड इन बोलते हैं, थोड़ा सा मार्जिन आपको छोड़ना पड़ता है स्टार्ट करते वक्त। अब आपकी बुक में आ जाएंगे, ब्लॉक, ब्लॉक में लिखो ब्लॉक, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल, ठीक है। चलिए अब आ जाओ, इन्होंने बहुत घुसा घुसा के सब लिखा है, पैराग्राफ में लिखा है, डेट हो गया, रेफरेंस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, बॉडी होगी पैराग्राफ की, कंक्लूजन हो गया, सिग्नेचर हो गया, सारी की सारी चीजें कहाँ जाती है, लेफ्ट मार्जिन में। ये पहला पॉइंट, क्या पहला पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ खत्म होता है, साफ बोला है सारी चीजें लेफ्ट साइड, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, अनदर थिंग इज नो कॉमास आर यूज, क्या बात करो, कोई कॉमा यूज नहीं होता है, किस कॉमा की बात हो रही है, एप्लीकेशन लिखते थे टू दी प्रिंसिपल कॉमा, डियर सर कॉमा, ये बात बात में जो कॉमा लगाते थे ना, फॉर्मल बोलता है हम कॉमा नहीं लगाते हैं। आपकी अगर बुक की बात करूं तो ये आपकी बुक है, इस बुक में ये फॉर्मेट दे रखा है, वो खुद कहीं कहीं भूल चुके हैं। यहाँ पे देखे, यहाँ पे कॉमा दिख रहा है, कहीं कहीं कॉमा दिख रहा है तुम्हें, ये डियर सर गलती से उन्होंने कॉमा लगा दिया, ये इन्होंने गलती से लगाया, अदरवाइज कॉमा यूज नहीं होता है, ये आपकी बुक ने, हाँ ये बुक ने पहले बताया और वो भूल गए। एक्चुअल में क्या होता है ना,
टाइप करने वाला तो कोई और होता है, उसे लगता है यार ये कॉमा लगाना भूल गया, चलो लगा देता हूँ। उसे थोड़ा ना पता है कि भाई अंदर क्या लिखा है, ठीक है, क्योंकि हैबिट है, हैबिट तुम्हारी भी है, ठीक है। फॉर्मूला कॉमा लगता ही नहीं है। अगर मैं आपको ये वाला पैटर्न दिखाऊं, जो अपना वाला पैटर्न है, इसमें इसमें भी तुम देखो सबने कॉमन गलती कर रखी है, सबने कॉमन, कॉमा लगता नहीं है। आपकी बुक ने साफ जब बोल रखा है तो आपको याद रखना है। अनदर पॉइंट, नो कॉमा यूज आफ्टर, क्या लिखा है, एड्रेस के बाद कॉमा मत लगाना, सैल्यूटेशन के बाद कॉमा मत लगाना, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद भी कॉमा मत लगाना। तो ब्लॉक मतलब फॉर्मल, सारी चीजें लेफ्ट साइड, और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग इज नो कॉमाज आर यूज, याद रहेगा पक्का, ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में कॉमा लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, मेन बॉडी में नॉर्मल स्टेटमेंट लिखते वक्त लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रामर का पार्ट है, वो ग्रामर का पार्ट है ना कॉमा लगाना। कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, इनसाइड एड्रेस में, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट, बाकी हर जगह लग सकता है। और इनकी गलती क्या हो गई भाई, सैल्यूटेशन में लगा रहे हो, ठीक है, बाकी जगह नहीं लगाए उन्होंने, बाकी जगह नहीं लगाए, ठीक है। यहाँ तो लगा ही सकते हैं ना, मना 3 जगह किया है, कहाँ, सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और इनसाइड एड्रेस। देखो यहाँ ठीक किया उन्होंने, फिर भी कॉमा दिख रहा है, लेकिन वो एड्रेस के लिए है ना, कॉमा इग्नोर करने का, किसमें, एड्रेस में, सैल्यूटेशन, इनसाइड एड्रेस और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब आ जाओ सेमी ब्लॉक्ड, सेमी ब्लॉक्ड को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल। पहला पॉइंट आ जाओ, डेट ऑफ द लेटर, फिर क्या लिखा है ये, डेट ऑफ द लेटर के बाद तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, कंक्लूजन लिखा है, काटो, गलती से कंक्लूजन लिख दिया उन्होंने, वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की बात कर रहे हैं। डेट, देन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, अलाइन द राइट ऑफ द लेटर, क्या बोला, ये चीजें राइट साइड आएंगी। क्या क्या चीजें राइट साइड आएंगी, डेट राइट साइड आता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी राइट साइड आएगा, सिग्नेचर, ये 3 चीजें राइट साइड आएंगी, किसमें, सेमी ब्लॉक्ड में, ठीक। फिर सेकंड पॉइंट, सब्जेक्ट हो गया और रेफरेंस नंबर हो गया, ये दोनों कहाँ आएंगे, सेंटर में आएंगे, ये दोनों कहाँ आएंगे, सेंटर में आएंगे। तीसरा पॉइंट, पैराग्राफ जो बॉडी का है वो क्या लिखा है, स्लाइट, क्या लिखा है, इंडेंट। वो स्लाइट इंडेंट मतलब क्या, जो ये छोटा सा ऐसे अंदर हो रहा है ना, ये स्लाइट इंडेंट की बात कर रहे। नेक्स्ट, इसमें कॉमा यूज होता है, इनसाइड एड्रेस में भी होता है, सैल्यूटेशन में भी होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। यहाँ पे हमने 4 बातें पढ़ी हैं, 4 पॉइंट्स अच्छे से मार्क करके। कुछ चीजें इनकी कहाँ आएंगी, राइट जाएंगी, कुछ चीजें कहाँ आएंगी, सेंटर में आएंगी, कुछ चीजें स्लाइड इंडेंट होंगी, और कॉमास यहाँ यूज होता है। ये 4 बातें, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है इसका। डन, समझ में आ रहा है पक्का, तो याद करना है। आपकी बुक ने बस क्या दे रखा है, ब्लॉक, सेमी ब्लॉक, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। फॉर्मल में हमने पढ़ा सब राइट, सॉरी सब लेफ्ट साइड, और कॉमा यूज नहीं होना। ये क्या बोलता है, कॉमा तो यूज होगा, कुछ चीजें राइट में भी जाएंगी, कुछ सेंटर में भी आएंगी, और जो नहीं बताई वो सब लेफ्ट में भी है। तो राइट, लेफ्ट, सेंटर और कॉमा का यूज, और स्लाइड इंडेंट। वेरी गुड, समझ में आ गया पक्का, ये याद रखना पड़ेगा। अब ये एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया, एग्जाम्पल में देखो ये डेट राइट साइड है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज साइन सब यहाँ है, रेफरेंस नंबर मिड में आएगा, और क्या था मिड में, रेफरेंस नंबर और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उन्होंने बताया नहीं, सब्जेक्ट कभी कभी नहीं भी बता सकते हैं, कब, जब आपका लेटर ही शॉर्ट हो। समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने लेटर को इंपॉर्टेंस नहीं दी। डन, चलिए, एसेंशियल फॉर गुड बिजनेस लेटर, एसेंशियल लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर। पहला, एक अच्छे लेटर की खास बात क्या है, लेटर क्या होना चाहिए, कंप्लीट, देन क्लैरिटी, देन सिंप्लिसिटी, देन, ये एक एक करके समझा रहा है। कंप्लीटनेस समझाने की जरूरत है क्या, पूरी बातें कंप्लीट होनी चाहिए। क्लैरिटी मतलब एकदम क्लियर, कंफ्यूजन नहीं। सिंप्लिसिटी मतलब क्या है, सिंपल, क्या आसानी से समझ में आ जाए भाई। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्यूरेट, सही इंफॉर्मेशन देने का लेटर में, गलत नहीं। और क्या लिखा है, ब्रीविटी मतलब क्या, एग्जैक्ट, ब्रीविटी मतलब क्या, एग्जैक्ट। सिंसेरिटी मतलब क्या, ऑनेस्ट बताना, ईमानदारी से सारी चीजें बताइए सब, ठीक है। नेक्स्ट, कर्टेसी बोले तो पोलाइट, गुस्से में लेटर लिख रहे हैं है ना, एब्यूजिव लैंग्वेज लिख रहे हैं, नहीं लिखना है, पोलाइट रहो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टाइल, अभी लेआउट पढ़ा तुमने, ठीक है, कौन सा वाला, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक। चल, समझ में आ गई बच्चों। आ जाओ, बिजनेस में होने वाले मैसेजेस 3 टाइप के होते हैं। बिजनेस में मैसेज कितने टाइप के होते हैं, 3। पॉजिटिव,
क्या होगा पॉजिटिव मैसेज? अच्छी चीजें बताएंगे, ठीक है, आपका प्रमोशन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये मैसेज आपको पहुंचा रहे, पॉजिटिव है। आपका काम बिल्कुल अच्छा नहीं है, नेगेटिव, हम आपका ट्रांसफर कर रहे हैं, नेगेटिव। तो बिजनेस मैसेजेस की यहाँ पे बात हो रही है। तो बिजनेस मैसेज इंक्लूड द मैसेज जो चेयरमैन ऑफ द कंपनी किसको दे रहा है, शेयर होल्डर को दे रहा है, एग्जांपल देके बता रहे हैं, जो एम्प्लॉय को मिल रहा है, या फिर रिलेटेड टू सेल या परचेज, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को मैसेज दे रहा है कि भाई माल खत्म हो गया और माल मंगवाने का। तो बिजनेस मैसेज कुछ भी हो सकते हैं, ऑल दीज आर एग्जांपल। बिजनेस मैसेज नोटिफिकेशन हो सकता है, कंपनी का अनाउंसमेंट, इनवॉइस हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, अवार्ड मिल रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, पॉजिटिव मैसेज हो गया, बोनस मिल रहा है, अप्रेजल, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, तो ये क्या है, नेगेटिव। तो बिजनेस मैसेज मतलब कि जो भी बिजनेस में मैसेजेस दिए जा रहे हैं, दैट्स इट, एग्जांपल्स हैं, ठीक है। These type of the approaches do not cater the positive response in the readers because they have self-centered resulting. Reader does not focus on what you want to them to do. It is always advised achieve more positive effect. ट्राई करो हमेशा पॉजिटिव चीजें देने का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है वो इंपॉर्टेंट क्या है, हमेशा क्या रखो बच्चा, यू एटीट्यूड। बोले तो समझो, हम बोलेंगे, तुम कभी भी अगर ये बोलोगे यार मैंने किया ये काम, तो बहुत ज्यादा वैसे नहीं लग रहा है। कोई अगर ये बोलेगा मैंने किया है, मैं ही करता हूँ, ठीक है, मेरे बिना तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, तो ये इस तरीके से अगर आप कोई भी लेटर लिखोगे तो इससे क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, क्या प्रिटेंड कर रहे हो तुम, कि ये बहुत ज्यादा ही मैं कर रहा है। अगर इन शब्दों को बदलो कि ये आप लोगों ने किया, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं ये काम नहीं कर पाता, आप ही का जो सपोर्ट था, बहुत थैंकफुली ना। तो कुल मिलाकर आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि जब भी बिजनेस कम्युनिकेशन करोगे ना, तो ये मत दिखाओ कि भाई मैं हूं सीएस, मैं कुछ नहीं करता तो कंपनी कुछ कर ही नहीं पाती। आप क्या बोलते, मैंने कुछ नहीं किया है, आपने किया है। तो हमेशा किस एटीट्यूड को ध्यान रखना है, यू एटीट्यूड। जैसे आपने सब्जी वाले को भी देखा है कि मैडम आपके लिए मैं कम कर लेता हूँ, तो वो एक तरीके से क्या कर रहा है, आपको अट्रैक्ट ही कर रहा है, धंधा कर रहा है भाई, बिजनेस कर रहा है, वो यू एटीट्यूड को लेके चल रहा है। जब भी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती है तो कम्युनिकेशन स्किल्स में हमेशा यू एटीट्यूड रखना होगा। यू एटीट्यूड नहीं रखोगे बच्चा तो आपको है ना घमंडी बोला जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा तुम प्राइड करते हो ये बोला जाएगा। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल कि उन्होंने कहा अगर आई रखोगे तो क्या ओपिनियन जाएगा, और यू एटीट्यूड रखोगे तो क्या। तो हमेशा ट्राई करो किसको एक्सेप्ट करने का, यू एटीट्यूड लेके आओ अपनी नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी, अपने बिजनेस लेटर में भी। तो जब बिजनेस लेटर भी लिखोगे तो यू रखो, ठीक है। चलिए, व्यू पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग में अगर यू एटीट्यूड रखते हो तो फायदा क्या होगा, पहला क्या है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनता है। तुम बोलोगे मैंने किया तो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा, सामने वाले बातें नहीं करना पसंद करेगा आपके साथ। आप एक तरीके से रीडर को मोटिवेट कर रहे हो, म्यूचुअल ट्रस्ट, भरोसा बनवा रहे हो, फेवरेबल आउटकम इवन दी बैड न्यूज सिचुएशन भी, अगर कुछ खराब भी हो रखा है तब भी आप इस तरीके से प्रिटेंड करोगे कि माहौल उतना खराब ना हो। accomplishment of the goal of the letter, enhance the goodwill of the firm. You attitude is not only important but also the essential of the effective letter writing or business messages. तो इसीलिए हमेशा you attitude रखने का। फायदे समझ में आए। तीन टाइप होते हैं आपकी बुक में, पहला टाइप क्या दे रखा है, पॉजिटिव, दूसरा क्या दे रखा है, नेगेटिव, तीसरा क्या दे रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, कंफर्मेशन कि भाई आप डायरेक्टर बन चुके हैं, आपका प्रमोशन हो चुका है, ऑल दीज आर पॉजिटिव। ऑडियंस इज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट अगर पॉजिटिव सेंस में, तो वो सारे मैसेजेस क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऑल दीज आर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पढ़ने का, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है, ऑडियंस एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट नेगेटिव मैनर, एग्जाम्पल रिफ्यूज कर दिया हमने तुम्हारा रिफंड, तुम्हारी सैलरी इस बार नहीं मिलेगी, तुम्हारी सैलरी कट कर दी हमने, तुम्हारा डिमोशन कर दिया, बोनस नहीं मिलेगा, ऑल दीज आर नेगेटिव। चलो पॉजिटिव, हाँ नौकरी चलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आता है। तीसरा क्या है, encourage करना, ऑडियंस इज एक्सपेक्टेड टू नीड encouragement टू एक्ट एज अ सेंडर डिजायर, मोटिवेट करना किसी को किसी काम के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव। और थर्ड वन इज परसुएसिव, बोले तो इनकरेज करना। इनकरेज करना मतलब कि अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, इतना आपको बोनस मिलेगा, मिल नहीं रहा है, मिल रहा है, पॉजिटिव मैसेज, ये काम कर लोगे तो मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो दैट मैसेज वॉज परसुएसिव, है ना। तो अक्सर बिजनेस में क्या होता है, परसुएसिव चीजें तो बहुत यूज की जाती है भाई, उसके बिना तो भाई हमारे जितने भी सेल्समैन है काम ही ना करे, उनको क्या मिलते हैं, है ना, यही सारे मैसेजेस मिलते हैं जनरली कि भाई ये टारगेट लोगे तो ये मिलेगा आपको, इस बार छुट्टी का
प्रॉपर एक हॉलीडे ट्रिप मिलेगा, यहाँ घूमने का मौका, वहां घूमने का मौका, ऑल दीज आर क्या है बच्चा, परसुएसिव मैसेजेस। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बस यहीं तक पढ़ेंगे बिजनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की सभा समाप्त। आइए, इसी को तो कह रही हूँ, मोटिवेट करना है, एनकरेज करना। ठीक है, देखो पॉजिटिव मतलब जो ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं, तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है और मैं क्या कह रही हूँ कि भाई ये टारगेट करो, प्रमोशन हो जाएगा, तो सपने दिखा रही हूँ मैं। सपने दिखाना इज परसुएसिव। पॉजिटिव क्या, जो ऑलरेडी डन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे बिजनेस रिपोर्ट। देखो बिजनेस रिपोर्ट हेडिंग से तो समझ में आ रहा है, जितना कुछ दिमाग में है सब बता दो मुझे, क्या समझते हो बिजनेस रिपोर्ट से? एक बिजनेस की प्रॉपर एक रिपोर्ट बनेगी, कंपनी की रिपोर्ट, वेरी गुड, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि तुम्हें सड़क बनानी है, ठीक है, तो सबसे पहले अपडेशन देना प्रोजेक्ट का पूरा ओवरऑल। मैं कहूंगी गौरी घाट की सफाई करवानी है, चलो ठीक है, तो बिफोर क्या था, आफ्टर क्या था, टॉपिक बताओगे कि भैया क्या है हमारा प्रोजेक्ट सफाई करवाना, ठीक है, इतने वॉलेंटियर्स आए हमारे पास, इतना खर्चा लगा, इतना बजट लगा, तो ओवरऑल पूरा का पूरा। हाँ, एक तरीके से पूरा का पूरा ओवरऑल क्या होती है आपकी रिपोर्टिंग होती है। चलिए, सबसे पहले उन्होंने सिंपल चीजें बताई है कि रिपोर्ट एक लैटिन टर्म से मिला है, दैट वाज क्या लिखा है, रिपोर्ट्रे। फिर क्या लिखा है, मीन्स टू कैरी बैक। रिपोर्ट क्या है, रिटर्न फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट जिसे आप क्या कर सकते हो, कल को कभी भी उठाकर पढ़कर समझ सकते हो। तो ये क्या ब्रिंग बैक हो सकता है, आराम से कैरी बैक हो सकता है। हाँ, तो री मतलब बैक होता है, पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, टू कैरी। रिपोर्ट एक तरीके का मैसेज है मैनेजमेंट को कि भाई ये चल रहा है आपकी कंपनी में। फॉर एग्जांपल ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट मतलब क्या होता है, चेक करना। अब आईटेक्स की ऑडिट हुआ और ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, तुम हो सीएस, तुम कौन सा रिपोर्ट बनाओगे, सेक्रेटेरियल रिपोर्ट बनाओगे, क्योंकि तुम्हारा ऑडिट क्या होता है, सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है। तो आपकी रिपोर्ट का नाम क्या होगा, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। और इसमें क्या लिखा होगा कि आपने कंपनी ने क्या क्या कंप्लाइंसेस किए और क्या क्या कंप्लाइंसेस नहीं किए, और क्या चीजें करने से आपकी कंपनी और बेटर वे में चल सकती है। तो ये पूरी रिपोर्ट है ना, तो पूरी कंपनी का चिट्ठा। तो यहाँ यही कह रहा है कि एक तरीके से मैनेजमेंट को क्या दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है कि कंपनी किस तरीके से चल रही है, कंपनी किस तरीके से कंप्लाइंस कर रही है। इट ट्रेवल फ्रॉम द एन एम्प्लॉय टू सुपरवाइजर, नीचे से है ना ऊपर की तरफ ये जाती है, फ्रॉम द सुपरवाइजर टू एग्जीक्यूटिव, फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव टू मैनेजमेंट, सिंपली स्टेट इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द डिसीजन मेकिंग। इस रिपोर्ट के बेस में हम क्या कर सकते हैं, बेटर डिसीजन ले सकते हैं। क्यों हम ऑडिट करवाते हैं कंपनी की, क्यों हम नॉर्मल अकाउंट्स की ऑडिट करवाते हैं, क्यों हम सेक्रेटरियल ऑडिट करवाते हैं, क्योंकि हाँ, और मेन क्या बच्चा, शेयर होल्डर कल को इन्वेस्ट करने का सोच रहा है ना, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या करे, सोच ले समझ ले, और करना है कि चाहिए कि नहीं चाहिए। तुम ऑलरेडी मेरी कंपनी के मेंबर हो, हमारी मीटिंग होती है, ठीक है, मीटिंग में हम पूरा बताएंगे कि यहाँ 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 ये रिपोर्ट आई थी ऑडिट रिपोर्ट की, देख लो, तुम्हें गड़बड़ लग रहा है तो आगे चलकर कंपनी के शेयर्स बेच के निकलना चाहोगे, या फिर तुम्हें लगेगा बहुत अच्छी कंपनी है आगे और री इन्वेस्ट करना चाहूंगा मैं, ठीक है। तुम्हें कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगी, किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करो तो एक बार देखो उस कंपनी की पूरी रिपोर्ट देखो, ट्रांसपेरेंसी, वेरी गुड। चलिए, तो डिसीजन बेटर ले पाते हो जब भी आपकी रिपोर्ट्स आपके पास होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट हेल्प द डिसीजन मेकिंग, और क्या कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो क्यों एक रिपोर्ट जरूरी है बिजनेस की, इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अच्छे बेटर डिसीजन ले सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लानिंग प्लॉटिंग करे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जब रिपोर्ट उठा के देखी तो ग्राउंड लेवल में तो काम उतने अच्छे से चल ही नहीं रहा है। तो भाई रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी अच्छे से बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। चले, रिपोर्ट एक तरीका क्या होता है बच्चा, वेल ऑर्डर्ड, ठीक है, क्या होता है, रीडर कैन इजिली फाइंड दी, जो रीडर है क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन इजिली ले सकता है उसे पढ़कर। जो रीडर है विल यूज द रिपोर्ट टू मेक द डिसीजन दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन फैक्ट्स एंड डेटा, क्या करता है, हेल्प करता है पूरे तरीके से। तो बहुत जनरल बातें बताई है कि भाई बिजनेस रिपोर्ट करता क्या है, इंफॉर्मेशन देता है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो अच्छे डिसीजन ले पाओगे, अच्छे आइडिया सोच पाओगे, कंपनी को बेटर चला पाओगे, ठीक है। चलिए, ऑल्दो द स्कोप ऑफ द बिजनेस रिपोर्ट आर ब्रॉड, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है। अब देखो सबसे पहली कैटेगरी क्या दिख रहा है, सबसे पहले रिपोर्ट क्या लिखा है, there is a practically need to know
ठीक है, डायमेंशन अबाउट द बिजनेस रिपोर्ट दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द एकेडमिक और द साइंटिफिक रिपोर्ट। इन्होंने कहा कि भाई थ्योरेटिकल चीजें देखोगे तो कुछ और दिखेगा, और जब प्रैक्टिकली साइंटिफिकली देखोगे तो चीजें कुछ और दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टर को क्या लग रहा है कि भाई सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, जब रिपोर्ट बनकर आई तो पता चला कि भाई हमने तो कंप्लाइंसेस बहुत सारे किए नहीं है। तो एक्चुअल होता है और एक एस्टिमेटेड होता है। एस्टिमेशन में क्या लग रहा है, सब बढ़िया है, लेकिन जब एक्चुअल पता चला तो रिपोर्ट क्या है, कुछ ही अलग है। तो ये हमें एक तरीके से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है रिपोर्ट। हाँ, एग्जैक्टली exactly, कि उससे आइडेंटिफाई हो जाता है। अब इन्होंने अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स बताई है। पहला टाइप बताओ क्या लिखा है, क्या होगा कंप्लाइंस रिपोर्ट। वेरी गुड, ये कंप्लाइंस रिपोर्ट आप ही तैयार करते हो। कंप्लाइंसेस मतलब लॉ के कंप्लाइंसेस, कंपनी ने कितने किए और कितने नहीं, आप पूरी ऑडिटिंग करके दे देते हो, ये देखो ये हमारी रिपोर्ट है, इतने 100% कंप्लाइंसेस नहीं हुए हैं, 60 हुए हैं, 40 नहीं हुए, तो ये रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्या लिखा है, जब कंपनी सेक्रेटरी एक्ट पढ़ रहे थे ना तो 12 उसमें था गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बताओ ये क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वेरी गुड, कंपनी ओवरऑल सही तरीके से चल रही है कि नहीं, प्रॉपर उसका एक एक चीज जो भी कंपनीज एक्ट बोलता है और आपका इंस्टीट्यूट बोलता है उसकी रिपोर्ट। वेरी गुड, फिर क्या लिखा है, सस्टेनेबिलिटी बोले तो ये बिजनेस, ये कंपनी कितना सस्टेन करेगी, आगे तक कितना चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, रिकमेंडेशन रिपोर्ट, हमारा रिकमेंडेशन है कंपनी को ये कर लेना चाहिए, नए एम्प्लॉइज। अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है सीएससी बनाए, हो सकता है हम किसी और एक्सपर्ट को लेके आ जाए। चलिए आईटेक्स की बात करते हैं, हमें अपने आईटेक्स को और आगे बढ़ाना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को और आगे बढ़ाना है, तो हम एक एक्सपर्ट लेके आएंगे जिसे अच्छा खासा कोचिंग इंस्टीट्यूट का नॉलेज होगा कि इसे कैसे नेशनल लेवल में लेके आए। तो वो एक बार अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर हमें क्या करेगा, सजेस्ट करेगा, एक तरीके से रिकमेंडेशन करेगा। अक्सर कमिटीज भी क्या करती रहती थी, कमिटीज लॉ बनाते वक्त कमिटीज होती थी, अपनी रिकमेंडेशन देती है कि भाई लॉ ऐसा होना चाहिए ताकि कंपनी अच्छी चले, कंपनी अच्छी चलेगी तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। नेक्स्ट क्या लिखा है, किसी भी टॉपिक में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है भाई, किसी भी, चाहे वो एम्प्लॉय का डिफॉल्ट हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही से काम नहीं कर रहा, उन पे इन्वेस्टिगेशन हो रखी है, किसी भी टाइप की चीजों पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, कमिटीज वही बनती है जो हमने सुना था। कुछ कमिटीज के नाम तुमने सुने थे, बताओ जरा, सुने थे। ऑडिट कमेटी मैंने आपको बताया था, ऑडिट कमेटी का काम क्या था, कंपनी का पूरा ऑडिट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कमेटी की। अब सीए जब आएगा अकाउंट्स को ऑडिट करने तो ये कमेटी सामने प्रेजेंट रहेगी, वो अकाउंट्स देगी, वो देखेगी सारी चीजें सही है कि नहीं, अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछे तो ये आंसर करेंगे। ठीक है, फिर एक रेम्यूनरेशन कमेटी थी, उसका क्या काम था, सबकी सैलरी वगैरह। ठीक है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन ऐसे पूरा नाम था। एक था शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की, स्टेक होल्डर की रिलेशन बेटर करने की कमेटी, नाम से ही काम समझो। तो अलग अलग कमिटीज होती है लेकिन इनकी ऐसी कोई स्पेसिफिक कमिटीज नहीं है। ठीक है, फिजिबिलिटी बोले तो पॉसिबिलिटीज, आप जो ये प्रोजेक्ट काम करो, फॉर एग्जांपल आईटेक्स एक नया प्रोजेक्ट लेके आता है, तो इस प्रोजेक्ट की हम पहले रिपोर्ट तैयार करें कि भाई कितना फिजिबल है, हमारे लिए कितना सही है, हमें ये प्रोजेक्ट में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, किसी भी चीज की रिसर्च हो रही है। देन पीरियोडिक, हमने कहा भैया हम वीकली वीकली एक एक पीरियड या फिर हम महीने महीने की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ भी हो सकता है, एक ड्यूरेशन एक इंटरवल की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सिचुएशनल, कभी कभार कोई सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन। तो ये कुछ नहीं, बस आपको एग्जाम्पल्स देके बता रहे हैं कि इतनी टाइप की कैटेगरीज हो सकती है रिपोर्ट की, बहुत जनरल है ये। ठीक, चलिए कोई भी सिचुएशन आ गई, कुछ नहीं, कोविड आ गया, इस कोविड का क्या इफेक्ट पड़ा हमारी कंपनी में, तो ये सिचुएशनल रिपोर्ट्स है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है नेक्स्ट हेडिंग, अब बिजनेस रिपोर्ट बनाना है, बनाना तो तुम्हें भी पड़ेगा, तुम्हें अपनी खुद की सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तुम्हें अपनी कंप्लाइंस रिपोर्ट बनानी है, तुम्हें बहुत सारे सर्टिफिकेशन देना होता है, तो जब भी कोई सर्टिफिकेट करोगे तो भाई अपनी एक रिपोर्ट तैयार करोगे। फॉर एग्जाम्पल तुम कॉलेज में आते हो, कॉलेज से एक प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट को आकर मुझे एक बार दिखाते हो कि दीदी देखो, ठीक, मैं अच्छे से सारी चीजें देखूंगी, फिर मैं सर्टिफिकेट दूंगी कि हाँ इस प्रोजेक्ट को मैंने अच्छे से देख लिया, ये फीजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर तरीके की रिपोर्ट बनती है, लेकिन अगर बनेगी तो एक्चुअल में रिटर्न फॉर्म में वो कैसे इफेक्टिवली बनेगी। आ जाइए, बिजनेस रिपोर्ट शुड नॉट बी, एकदम इजी फॉर्मेट नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए हाँ हाँ बता रही हूँ मैं, एकदम इजी फॉर्मेट नहीं होता है, इट इज जस्ट लाइक का ऐसे। अब ऐसे कैसे लिखते थे मुझे जरा बताओ, पैराग्राफ, कि भाई लिखना चालू किया, ठीक है, मन में जो आया लिखा और फिर खत्म किया। तो उन्होंने कहा कि भाई वो उतना इजी नहीं होता है जितना ऐसे होता है, इसके कुछ क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इट शुड बी, क्या लिखा है, एब्रिज बोले तो ब्रीफ, शॉर्ट। ठीक है,
रीडर टू बी क्या लिखा है, नेविगेट, मतलब अच्छे से समझ सके कि भाई ये रिपोर्ट बोल क्या रही है। तो इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है कि इजीली जल्दी उसे चीजें समझ में आ जाए, आइडेंटिफाई की एलिमेंट। सो आ जाओ, बिजनेस रिपोर्ट कैन बी रेंज फ्रॉम ब्रीफ 1-2 पेजेस रिपोर्ट, क्या बोल रखा है इन्होंने, आपको ट्राई करना है 1 से 2 पेज में ही। अब देखो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की रिपोर्ट बना रहे, तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीजें थोड़ी सी ज्यादा हो भी सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा मत बनाओ, रिपोर्ट पढ़ पढ़ के माथा ही खराब होने वाला है। ठीक है, इतना किसी ने बुक पकड़ाई दी तुम्हें रिपोर्ट की, तो क्या पढ़ते बैठोगे क्या, किसी और को पकड़ोगे बोलोगे यार इसकी समरी बता कर दे। ठीक है, हाँ, क्या लिखा है, ब्रीफ की बात करें तो 102 पेज, और क्या लिखा है ये, रिपोर्ट ऑफ दी, पूरी बुक उठाकर दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बस ये बोल रखा है इंक्लूड द टेबल कंटेंट, जब आप उसमें बनाओगे रिपोर्ट तो प्लीज टेबल कंटेंट बनाओ, इंडेक्स बनाओ। तो 4 एलिमेंट्स यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। आ जाइए, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये लिखिए, दिख रहा है ये आपको, एग्जीक्यूटिव समरी पहला। दूसरा क्या लिखा है, बॉडी। फिर क्या लिखा है, की फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन। फिर क्या लिखा है, कंक्लूजन। अभी जो ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इफेक्टिव, ये सारी चीजें, अभी रुक जाओ, ये पैराग्राफ दिख रहे हैं आपको, ये पैराग्राफ दिख रहे हैं क्या, 1 2 3 दिख रहे हैं। अब तुम्हारी बुक ने बस कंजूसी करी है, बोल्ड कर लो थोड़ा सा। एग्जीक्यूटिव समरी डिटेल में पढ़ेंगे, बॉडी में क्या क्या होना चाहिए डिटेल में पढ़ेंगे, की फाइंडिंग रिकमेंडेशन, और ये छुपा के रखा है इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन। ये सबसे पहले 4 हेडिंग बनाओ, बन गई ये 4 हेडिंग, पहले मैं ये समझा रही हूँ। अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ तो इन रिपोर्ट में 4 है ना, ये मेन हेडिंग्स होती है, एग्जीक्यूटिव समरी, फिर आपका मेन बॉडी होता है, फिर की फाइंडिंग्स, और जो ये रिपोर्ट बना रहा है वो अपना क्या देगा, रिकमेंडेशन देगा, और फाइनली क्या देगा, कंक्लूजन। तो एक बार सोचो कि आप एक रिपोर्ट बना रहे हो, जब आप एक रिपोर्ट बनाओगे तो इट विल बी, ठीक है, ब्रीफली स्टेट, क्या स्टेट होना चाहिए, द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। एग्जीक्यूटिव समरी में आप क्या बताओगे, पर्पस बताओगे कि ये रिपोर्ट किस चीज पर है। फॉर एग्जाम्पल मैं गौरी घाट की सफाई करवा रही हूँ, तो भाई ऊपर ही पर्पस लिखा होगा कि ये एक रिपोर्ट बनाई गई है, टॉपिक हमारा ये है, इससे हमारा पर्पस ये कि हम यहाँ पे साफ सफाई रखना चाहते हैं। तो मेन स्टार्टिंग में ही आपको एग्जीक्यूटिव समरी में पता चल गया। एग्जीक्यूटिव समरी, समरी बोलो तो क्या होता है, शॉर्ट में बता रहे हैं आपको कि क्या चल रहा है यहाँ पर। डिस्क्राइब द मेथोडोलॉजी यूज टू इन्वेस्टिगेट द इशू, आप इसमें थोड़ी सी डिटेल में डिस्क्राइब करिए कि क्या क्या मेथड यूज करने वाले, क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा ब्रीफ आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडिंग दिया, हेडिंग में आपने पूरी इंट्रोडक्शन सारी चीजें बता दी, बस इसे टेक्निकली नाम क्या दे रखा है, एग्जीक्यूटिव समरी। फिर मेन बॉडी, यहाँ आती है पूरी डिटेल्स, ये इंट्रोडक्शन था, ये आती है पूरी की पूरी डिटेल, डिटेल्स ऑफ द इवेल्युएशन प्रोसेस, पूरा आपने कैसे कैसे इवेल्युएशन किया। आईटेक्स में एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट क्या है, इंट्रो बता दिया। फिर उन्हें हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं ना, ताकि वो हमें रिकमेंडेशन कर पाए कि भाई आईटेक्स को ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अब उन्होंने डिटेल इवेल्युएट किया चीजों को, और हमें बताया कि ये चीज सही लग रही, ये चीज सही नहीं लग रही, फ्यूचर में इसके स्कोप उतने नहीं लग रहे, ये टॉपिक की बात करें तो कुछ है स्कोप्स, कुछ नहीं है, तो ये पूरी डिटेल बातें बताओ। हाँ, क्योंकि रिपोर्ट है ना, मतलब रिपोर्ट मतलब आपने इन्वेस्टिगेट किया और फिर अपना रिकमेंडेशन दिया कि मेरे हिसाब से सही है या फिर गलत है। ठीक है, पर्टिकुलर इशू बताया, फिर आप जब ये सब बताओगे तो यूज करो, क्या यूज करो, टेबल्स, डायग्राम्स, ये सारी चीजें अपने उसमें डिटेल में यूज करो। ठीक है, यही सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा कंटेंट जो लेगा आपका है ना, पोर्शन जो होगा वो बॉडी होगा। फिर की फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन डिस्कस करो, डिस्क्राइब करो योर की फाइंड। जब ये आप रिसर्च कर रहे थे, जब ये आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो आपको क्या कुछ आइडेंटिफाई हुआ कि भाई कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ यूजफुल, मेक योर रिकमेंडेशन। कुछ अगर आपको अलग मिलता है तो उसमें आप अपना रिकमेंडेशन दीजिए कि आपको क्या सही लगता है, और फाइनली कंक्लूजन बताइए, पूरा का पूरा सम अप करना है, बस दैट्स इट। तो कुल मिलाकर आपकी जो रिपोर्ट होती है उसके 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन क्या बोलता है, एग्जीक्यूटिव समरी। दूसरा सेक्शन क्या है, तीसरा क्या है, एंड चौथा क्या है। तो क्या ये तुम्हें सीक्वेंस समझ में आ रहा है, पक्का। चले, अब आ जाइए, इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। अगर मैं यहाँ पे ये बताऊं कि इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट एक तरीके से क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट, क्या लिखा है, फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, कुछ बताया उन्होंने, यूजर ऑफ द रिपोर्ट, क्या बता रहे हैं, इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझना है तो सारी चीजें होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए रिपोर्ट में, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर क्या लिखा है, पर्टिकुलर एक फॉर्मेट फॉलो करना है। फिर क्या लिखा है, यूजर के लिए थोड़ा सा आपको ईज करना है। ठीक है, चलिए, फिर क्या लिखा है, रिक्वेसाइज इंफॉर्मेशन, इनपुट डेटा, इंफॉर्मेशन दो इसमें।
कलेक्शन ऑफ द डेटा एंड फैक्ट्स, ठीक है, एनालिसिस एंड फैक्ट्स फाइंडिंग प्रोसीजर, एग्जीक्यूटिव समरी। तो अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस रिपोर्ट इफेक्टिवली काम करे तो ये सारी चीजें उसमें बस होनी चाहिए। यहाँ तक चीजें समझ में आई बच्चों? पक्का? नेक्स्ट टॉपिक बताइए क्या है? दो मिनट आ रही हूँ मैं। चलो वापस वापस आ जाओ, समझो। फोन छोड़ निकिता, बता क्या ढूंढा? अरे यार अब पूरा रीड मत कर यार, समझ में आया तो बता दे। आ जाओ अब। इंट्रा मतलब होता है विद इन, ठीक है। इंट्रा मतलब क्या होता है? विद इन। इंट्रा डिपार्टमेंट मतलब क्या होगा? विद इन डिपार्टमेंट। इंटर डिपार्टमेंट मतलब क्या है? बिटवीन डिपार्टमेंट के अंदर। चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक तरफ है भाई सेल्स टीम और उसका सेल्स मैनेजर, ठीक है, साथ में बातें हो रही है। हेडिंग क्या लिखा है? इंट्रा डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट एक ही है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट में जो सेल्स मैनेजर है वो अपने ही डिपार्टमेंट वाले लोगों से बात कर रहा है। तो जब सेल्स मैनेजर अपनी ही टीम से बात करता है तो उसकी जो बातचीत हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रा डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। ये इंट्रा बहुत जगह आएगा तो इसलिए इस टर्म का मीनिंग याद रखना। और अक्सर दिक्कत क्या होती है? इंट्रा इंटर एक ही जैसा लगता है, स्पेलिंग याद रखना, ठीक है। इंट्रा मतलब विद इन डिपार्टमेंट बातें हो रही। चलिए इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन मतलब दो डिपार्टमेंट हो गए, एक सेल्स डिपार्टमेंट हो गया और एक क्या हो गया? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इन दोनों के बीच में अगर कुछ बातें हो रही हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? तो इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन मतलब जब एक ही, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस क्लास में मैं तुमसे बातें कर रही हूँ तो ये इंट्रा हो गया। अब इस क्लास के लोग दूसरी क्लास के बच्चों से बात करते तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंटर। यहाँ इंट्रा और दूसरी क्लास में जाएंगे तो इंटर, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम बताओ मुझे जरा। बिजनेस करस्पॉन्डेंस ना। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है? रिटर्न। तो यहाँ पे ओरली बातें नहीं हो रही है, सारी की सारी जो बातें हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही? रिटर्न फॉर्म में। तो जब एक सेल्स मैनेजर अपनी ही टीम के साथ रिटर्न में बात करता है तो वो बिजनेस करस्पॉन्डेंस हो गया एक तरीके से। लेकिन बस ये क्या हो गया? इंट्रा हो गया, ठीक है। जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से बात करता है और वो भी रिटर्न फॉर्म में करता है, फोन में बात नहीं कर रहे, हमने एक लेटर भेजा और लेटर बिजनेस लेटर भेजा और उसमें क्या बोला कि भाई हमारा स्टॉक खत्म हो गया भाई, और मंगा लो स्टॉक्स, ठीक है। तो ये हमने रिटर्न फॉर्म में बातें करी। तो यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही है रिटर्न फॉर्म में बातें हो रही है। अजय, इंटर और इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन की बात करें तो इंटर इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन इज लार्जली बीन दी फॉर्मल अफेयर्स। फॉर्मली तो हुआ ना बच्चा, जब हम अंदर ही बातें करें तो काम से रिलेटेड बात करेंगे, गॉसिप तो कर नहीं रहे होंगे, ठीक है। चलिए, वेरियस डॉक्यूमेंट यूज इन द इंटर डिपार्टमेंट, क्या लिखा है? इंटर डिपार्टमेंट मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट आने वाली है। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया ये क्या लिखा है? इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन मतलब ये जो हम करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, करस्पॉन्डेंस मतलब क्या? रिटर्न बातें जो हम करेंगे इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन में। ये पूरे पूरे चार टाइप है। पहला टाइप क्या लिखा है? मेमोरेंडम। दूसरा क्या लिखा है? ऑफिस सर्कुलर। देन उसके बाद ऑफिस ऑर्डर्स, फिर क्या लिखा? ऑफिस नोट्स। तो ये चार पैटर्न है। आपकी बुक की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको मेमोरेंडम दिख रहा है, फिर आपको फॉर्मेट फॉर्मेट दिखेंगे, फॉर्मेट के बाद ठीक है आपको एक दूसरा दिखेगा ऑफिस सर्कुलर दिख रहा है। पहला मेमोरेंडम दिखा, दूसरा क्या दिखा? ऑफिस सर्कुलर। फिर फॉर्मेट फॉर्मेट दिखेंगे, फिर आपको क्या दिखेगा? ऑफिस ऑर्डर। और फिर फॉर्मेट दिखेगा, फिर आखिर में मिलेगा आपको ऑफिस नोट्स। इनकी बात कर रहे तो ये किसके टाइप्स है? इंट्रा के टाइप है कि इंटर के टाइप है? इंटर के टाइप है, ठीक है। साफ साफ आपकी बुक ने लिखा है, एग्जाम में ना कभी कभार क्वेश्चन आ जाएगा मेमोरेंडम इंटर का है कि इंट्रा का है। तो हम जितने भी जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं अभी वो किसके पढ़ने वाले हैं? इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन बता रही। अब तुम्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन याद आ रहा होगा, MOA। क्या होता है ये MOA पहले बताओ? एक कंपनी का मेमोरेंडम जिसमें लिखा जाता है कंपनी क्या क्या काम करेगी। लेकिन मेमोरेंडम एक इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब होता है रिकॉर्ड, ठीक है। मेमोज आपने सुना होगा, शॉर्टकट में इसको मेमो भी बोला जाएगा। तो मेमोरेंडम पूरा इसका फुल फॉर्म होता है और इसका मतलब होता है फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पस, ठीक है। और रिकॉर्डिंग पर्पस लिखा है तो ऑब्वियसली ये सारी सारी चीजें क्या है? रिटर्न। चलिए एक एक करके सारे इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन के टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या लिखा है? मेमोरेंडम। बाजू में बस मैंने लिख दिया सेलेक्टिव एम्प्लॉइज। मेमोरेंडम एक तरीके का लेटर है
ये जो लेटर होता है हम सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को देंगे, जिन एम्प्लॉय से हमें काम कराना है, ठीक है। मेमोरेंडम को शॉर्टकट क्या बोला जाता है, मेमोज। इसका मतलब क्या है, बेस्ट मीन्स ऑफ क्या, नोट या फिर क्या, रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर यूज, मीनिंग ही बताया उन्होंने यहाँ पर। नॉर आर क्या लिखा है, सैल्यूटेशन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यूज। अब मेरी बात समझो, हम इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। बिजनेस लेटर तो हमने सीखा, बिजनेस लेटर में हम सैल्यूटेशन लिखते थे, व्हाट डू यू मीन बाय सैल्यूटेशन, डियर, ठीक है, वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या रहता है, यू आर फेथफुली वगैरह वगैरह। इन्होंने साफ बोल दिया है भाई, अंदर ही बात करो ना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से बात करो ना, तो आपको ये सारी फालतू ग्रीट करने की जरूरत नहीं है, डियर दिस 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 ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो इनमें ये सारी चीजें मिसिंग होती है, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ये इनफॉर्मल टोन होता है क्योंकि डेली बेसिस में आपको काम करना है, बहुत ज्यादा आपको फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने कस्टमर से बात करो, अपने क्लाइंट से बात करो, तो फिर इतना फॉर्मल हो, लिखो उसमें सैल्यूटेशन, लिखो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। थोड़ा सा टोन भी फॉर्मल ही रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं, रॉकी सर, अभिषेक सर आपस में बात करें तो कितना फॉर्मल बात करेंगे, डेली है ना। तो टोन थोड़ा सा इनफॉर्मल हो सकता है, बार बार ग्रीट करने की जरूरत नहीं है। यूज ऑफ द क्या लिखा है, पर्सनल प्रोनाउन इज अलाउड, नंबरिंग इज द ऑप्शनल, मतलब ये थोड़ा इनफॉर्मल तरीके हैं। तो भाई किसी भी तरीके से आप लिखोगे, आपको बस अपनी बातों को क्या करना है, दूसरे डिपार्टमेंट तक क्या करना है, कन्वे करना है। अब देखो प्रोनाउन वगैरह क्या होते हैं, नाउन का, नाउन के बदले में यूज होने वाला है ही शी, तो ये कह रहे इन्हीं को यूज करो, पर्सनल प्रोनाउन नहीं बोला जाता इन्हें, ही शी को, ठीक है। तो हाँ, ही शी ये सब ही शी यूज करने बोलो, इट दे नहीं, नहीं नहीं, नहीं। टोन से मतलब उन्हें लैंग्वेज से ही है, इंग्लिश में ही बात करेंगे। वो देखो अब क्या होता है ना, टोन की अगर मैं बात करूं तो ओरल में टोन समझना थोड़ा, कि भाई चलो यार अपन करते हैं, अपन, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या होगी, मैं बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो गई। लेकिन ये सारी चीजें रिटर्न फॉर्म में क्या होगी, रिटर्न फॉर्म में ज्यादा इनफॉर्मल तो आप वैसे भी हो सकते नहीं है। एकदम व्हाट्सएप वाले मैसेजेस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बस बहुत ज्यादा जहां रिस्पेक्ट दे रहे थे वहां थोड़ा सा लिमिट में फटाफट काम करने का, बस ये टोन होता है उनका मतलब, ठीक है। चले, व्हेन द एड्रेस टू ऑल एम्प्लॉइज, नंबर देना 1 2 3 4 5, नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल सारे नंबर्स। जब भी हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो सारे पैराग्राफ्स को नंबर अलॉट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आपको जब किसी कस्टमर से बात करना है ना, तो सारी फॉर्मेलिटीज दो, सारी फॉर्मेलिटीज में क्या नंबर दो, एक 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 पैराग्राफ, कि हम यहाँ पे पैराग्राफ 5 में लिखा है ऑर्डर का पूरा जो आपने क्वालिटी है वो लिखा है, 6 में ये लिखा है, 7 में ये लिखा है, तो फॉर्मेलिटी, हाँ, बस इजी करने के लिए जो भी आप नंबर यूज करो, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे डिपार्टमेंट में कर रहे हो तो इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मेलिटी कम करने की बात हो रही है यहाँ पर, चाहे वो आपका टोन हो, चाहे वो आपकी नंबरिंग हो, चाहे वो आपका बेसिकली फॉर्मेट ही क्यों ना, क्योंकि फॉर्मेट में से उन्होंने क्या हटा दिया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हटा दिया, सैल्यूटेशन हटा दिया, ठीक है। व्हेन एड्रेस टू ऑल द एम्प्लॉइज मेमोरेंडम इज गुड एज एन ऑफिस सर्कुलर। अभी तुमने ऑफिस सर्कुलर तो पढ़ा नहीं, इन्होंने बस क्या बोल दिया, मेमोरेंडम अच्छा है कंपैरिजन टू ऑफिस सर्कुलर। अभी आएंगे ऑफिस सर्कुलर भी पढ़ेंगे, ठीक, चलो। तो मेमोरेंडम एक तरीके से क्या है, ज्यादातर लोगों को भेजना है तो मेमोरेंडम भेज दो, उन्होंने कहा कि ये भी अच्छा होता है। लेकिन बेसिकली अगर मैं आपको कोर बात बताऊं तो मेमोरेंडम किसके लिए होता है, सिलेक्टिव लोगों को देने का, ठीक है। मुझे डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को ही बस ये काम करवाना है या प्रोजेक्ट करना है, तो मैं सिलेक्टिव लोगों को देती हूँ, दैट वाज मेमोरेंडम। समझ में आया, चलिए। फॉर्मेट आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर्मेट की बात करूं, रेफरेंस नंबर डेट समझते हो, ये क्या है, रेफरेंस नंबर समझते हो, ये सब्जेक्ट है, ये मेन हेडिंग लिख दी कि हमारा जो ये लेटर है वो किस टाइप का है, इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन जो करे वो क्या है, ऑफिस मेमोरेंडम। पढ़ो जल्दी से पढ़ो, मन में पढ़ो। पढ़ लिया, चलो। ये क्या लिखा है, सिग्नेचर एंड ऑल, और ये क्या लिखा है, इनसाइड एड्रेस लिखा है। अब मुझे बताओ, नॉर्मल तुमने क्या पढ़ा था, बिजनेस लेटर पढ़ा था,
एक मिनट रुको रुको, बता रही मैं, रुको रुको थोड़ा सा होल्ड। बिजनेस लेटर का फॉर्मेट बताओ। सबसे पहले क्या था, पहले तो लेटर हेड, लेटर हेड के बाद क्या आता है, रेफरेंस नंबर, लेटर हेड के बाद क्या आता है, रेफरेंस नंबर। यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिख रहा है आपको, ये रेफरेंस नंबर है। फिर उसके बाद क्या आता था, डेट आता था, डेट के बाद क्या आता था, स्पेशल मार्किंग जरूरी नहीं है यहाँ पर। और बताओ अटेंशन लाइन, ये सब भी जरूरी नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट उन्होंने बता दी, ये आपका सब्जेक्ट बता दिया, ठीक है। फिर ये मेन बॉडी बता दी, फिर ये सिग्नेचर, और ये देखो इनसाइड एड्रेस। अब इनसाइड एड्रेस ऊपर पड़ता है ना अपन तो नॉर्मल, इन्होंने कहा कि भाई ये हम वो फॉर्मेट थोड़ा ना फॉलो करें। ये बेसिकली क्या है, मेमोरेंडम अंदर के डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को दे रहा है, तो ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट इसका नहीं है। अगर तुम दूसरा देखोगे, दूसरा एग्जाम्पल देखोगे, ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में भी देखोगे तो इन्होंने क्या लिखा है, ये कंपनी का नाम, दूसरा एग्जाम्पल देखो, ठीक है। फिर ये क्या बोल दिया, ये रेफरेंस नंबर इन्होंने बता दिया, मेमो नंबर क्या बता दिया, 17, ठीक है। हर कंपनी अपना रेफरेंस नंबर कैसे भी लिख सकती है, जैसे इन्होंने मेमो 17 बोला, इन्होंने क्या बोल दिया 81C 2019, इनकी खुद की कोडिंग है, कोई कैसे भी रख सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ऊपर बताया मेमोरेंडम है, हेडिंग बताई उन्होंने मेमोरेंडम में, नहीं, डेट लिखा, कंटेंट लिखा, सिग्नेचर और इनसाइड। तो कुल मिला के बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इनफॉर्मल होता है। हमने जो गुड बिजनेस लेटर पढ़ा ना, वो किसका फॉर्मेट पढ़ा हमने, बेसिकली किसका पढ़ा, फॉर्मल का। यहाँ तो कोई भी किसी को कैसे भी भेज सकता है, ठीक है। अब पूछ, क्या डाउट पूछ रहा था, हो गया। चलो, तो कुल मिलाकर कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ये छोटी छोटी बातें होती है। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया कि रेफरेंस टू हिज रिक्वेस्ट, ठीक, इनकी स्पेशल कैजुअल लीव की एक रिक्वेस्ट थी, उसकी बात हो रही है। यहाँ अगर हेडिंग पढ़ोगे, विद रेफरेंस टू दिस डेट रिक्वेस्टिंग द चेंज ऑफ द सीट ऑन द, ठीक है, हेल्थ ग्राउंड बेसिस में सीट चेंज करने वाली बातें हो रही है। तो कुछ लोगों को जब हम ये लेटर देते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान, सिलेक्टिव पीपल को अगर ये लेटर दिया जाता है, तो उसे हम मेमोरेंडम बोलते हैं। मेमोरेंडम समझ में आया। नेक्स्ट बताओ क्या लिखा है, ऑफिस सर्कुलर। वो बस फॉर्मेट दे रखे, फॉर्मेट को बस एक बार देखने का, ठीक है। ऑफिस सर्कुलर में बाजू में लिखो, ये किसको दिया जाता है, ज्यादा लोगों को अगर देना है, ठीक। किसको डिसमिनेट करते हैं बच्चा, फैलाते किसको हैं, ज्यादातर लोगों को। इन्फॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ब्रीफ, बिजनेस लाइक, फॉर्मल, और क्या लिखे है, डिवॉइड ऑफ द सैल्यूटेशन, मतलब इसमें भी सैल्यूटेशन नहीं होता। सैल्यूटेशन नहीं होता मतलब क्या, वही डियर, रिस्पेक्टेड, ये सारी चीजें की जरूरत नहीं है। देखो इंटर है, चीजें तो वैसे ही क्या हो जाएंगी बच्चा, इनफॉर्मल ही रहेंगी। अब इनका देखो एक बार स्पेसिमेन, ऊपर कंपनी का नाम, एड्रेस, सर्कुलर। अब देखो ये सर्कुलर नंबर है, क्यों लिखा सर्कुलर नंबर, वहां पे मेमो नंबर होगा, मेमोरेंडम लिख रहे तो क्या होगा, मेमो नंबर, और सर्कुलर है तो क्या लिखा होगा, सर्कुलर नंबर। है ये रेफरेंस नंबर ही, ये है सब फॉर्मली इन्हें क्या बोला जाएगा, रेफरेंस नंबर। बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया है, मेमो नंबर, सर्कुलर नंबर, नोट नंबर, ऐसे बस लिखते जाते हैं, ठीक है। देखो डेट दिख रही है, फिर हमने कंटेंट लिखा, सिग्नेचर दिया, खत्म। समझ में आ रही है बातें। अब थोड़ा सा कंपैरिजन बताओ, मेमोरेंडम में और ऑफिस सर्कुलर में डिफरेंस बताओ क्या है। इनसाइड एड्रेस है ही नहीं यहाँ पर, और डिफरेंस बताओ मेमोरेंडम और ऑफिस सर्कुलर में। ज्यादातर लोगों को अगर देना है तो कौन सा प्रेफर करेंगे, सर्कुलर। नाम ही सुनो क्या लिखा है, सर्कुलर, मतलब सबको क्या किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा, ठीक है। हर एम्प्लॉयज तक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। चलिए, ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर क्या लिखा है, मेमो जैसा ही है, क्योंकि ऑफिस ऑर्डर भी कुछ ही लोगों को दिया जाता है कि भाई ये हमें ऑर्डर है, ठीक है, हमने इंस्ट्रक्शन ऑर्डर दे दिया कुछ सिलेक्टेड लोगों को, आपको ये काम खत्म करना है, ठीक है। ऑफिस ऑर्डर का फॉर्मेट जो रहता है वो एकदम मेमोरेंडम जैसा ही देता है। व्हेन इट्स मेक टू डिफरेंट इज द पर्पस, दोनों का बस पर्पस अलग होता है, टोन अलग होता है। मैटर अफेक्टिंग एंड प्रिविलेज द एम्प्लॉइज, द लैंग्वेज यूज टू बी फॉर्मल। डिफरेंस क्या है, मेमोरेंडम क्या होता है, ज्यादा इनफॉर्मल होता है, और ये क्या होता है बच्चों, फॉर्मल। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लगेंगे, कम ही लोगों को दिया जा रहा है, पर्टिकुलर लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन वो ज्यादा इनफॉर्मल होता है और ये क्या होता है, फॉर्मल। अब देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है, ऑर्डर नंबर लिखा है, डेट लिखा है, ऑफिस ऑर्डर, कंटेंट लिखा, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें। तीनों का कंपैरिजन जरा मुझे बताओ। पहला मेमोरेंडम, ठीक है, कुछ लोगों के लिए और क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, ठीक। फिर क्या पड़ा, ऑफिस सर्कुलर, ज्यादातर लोगों को दिया जाता है, ठीक है, और फॉर्मल रहता है वो भी। ये क्या, ऑफिस ऑर्डर, मेमोरेंडम जैसा कम लोगों को दिया जाता है लेकिन फॉर्मल होता है। समझ में आ रही है बातें। फिर फॉर्मेट है, अब आ जाओ ऑफिस नोट। सीसी का मतलब मैं तुम लोग को मेल जब
ड्राफ्ट करना सिखाऊंगी, यस कार्बन कॉपी होता है। मेल जब करना सीखेंगे तो उसमें और डिटेल में प्रैक्टिकल जैसी चीजें देखेंगे अपन, ठीक है। मेल किया है कभी तुम लोगों ने? किया है तो वेरी गुड, नहीं किया तो करेंगे। चलिए क्या लिखा है, ऑफिस नोट लिखो, बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट नोट है। ऑफिस नोट एक तरीके का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन भेज रही है तो उसे एक नोट बनाकर दे दिया। एक नोट्स होते हैं ना, जैसे तुम अपने नोट्स बना रहे हो, कुछ कुछ लिखा और डिपार्टमेंट से वहां तक इंफॉर्मेशन हमने पहुंचा दी। एक्चुअल लेआउट ऑफ द नोट में डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी टू कंपनी, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। आपको बस कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन वहां तक जल्दी से जल्दी पहुंचानी थी, बस आपने उसे पेपर फॉर्म में बिना कुछ इधर उधर के तामझाम के लिखा और बस वहां तक पहुंचा दिया। तो जब एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है तो उसे हम बोलते हैं ऑफिस नोट। तो अगर मैं एकदम अगर आपको बोलूं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, कंपनी का नाम दिया, रेफरेंस नंबर दिया, डेट दिया, और लीगल डिपार्टमेंट ने किसको दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को एक नोट भेज रखा है। सब्जेक्ट क्या लिखा है, एडिशनल। स्टेनोग्राफर कौन होता है, स्टेनो सुना होगा, जज के नीचे एक बंदा बैठा रहता है, टाइपिंग करता रहता है मस्त, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर होता है, उसकी जॉब भी निकलती है, वैकेंसीज आती है भाई, ठीक है, कोर्ट वगैरह के लिए। तो प्रॉपर उसकी भी क्या होती है ना, क्वालिफिकेशन होता है। जो भी बातें बोल रहा है जज, उसे फटाफट क्या करता है, टाइप करने का काम करता है, क्योंकि चीजें क्या हो जाए, जो भी ओरल चीजें वो क्या हो जाए, रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जो कुछ भी हो रहा है कोर्ट रूम में उसे फटाफट रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करने का उसका काम है, क्योंकि बातें तो हम कुछ दिन बाद भूल जाएंगे ना, रिटर्न होनी चाहिए, इसलिए ओरल का सब्स्टिट्यूट हमेशा रिटर्न होता है। यस उसका भी, ये बातें किसी को पता ही नहीं रहती है एक्चुअली में। इतनी सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है, देन कोर्ट्स में भी होती है, जो वहां के लोग होते हैं ना उन्हीं को ज्यादा पता रहता है। लेकिन हाँ ऐसा भी है, अवेयरनेस की तो भारी कमी है हमारी देश में। अगर अवेयरनेस रहेगी तो क्या नहीं, मतलब अगर बच्चों को पता रहेगा ये सारी चीजें हैं, ये भी एक विंग है, तो ऑब्वियसली बच्चा उस हिसाब से उस चीजों की प्रिपरेशन करे, ठीक है। गुड, तो नॉलेज कहाँ से आया अपन को, बस वही मैंने कहा ना, अंदर के लोगों को ज्यादा पता रहता है ना, तो अंदर का लोगों है ना। चलो तो ये फिर इन्फॉर्मेशन है, फाइनली हमारा ये टॉपिक ओवर। थोड़ा सा एक बार फटाफट क्विक रिविजन, इंट्रा और इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। इंट्रा डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन बोले तो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी बातें हो रही हैं उन्हें हम बोलेंगे इंट्रा डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। याद रखना, हम यहाँ पे पूरा चैप्टर आपका बिजनेस का रेस्पॉन्डेंस है, तो रिटर्न की बात करें, यहाँ पे ओरली कोई बातें नहीं हो रही, जो भी हो रही है रिटर्न, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंट क्या होता है, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट, फिर इंटर डिपार्टमेंट के हमने 4 टाइप पढ़े। पहला मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब इनफॉर्मल, सेलेक्टेड लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, जिसमें सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये सारी चीजें मिसिंग होती ही नहीं है। हाँ, सेकंड क्या पढ़ा हमने, ऑफिस सर्कुलर, सबको सर्कुलेट किया जाता है, लार्ज एम्प्लॉइज को किया जाता है, ये कंपैरिजन वाइज फॉर्मल होता है क्योंकि सबको देना है हमें। थर्ड क्या था, ऑफिस ऑर्डर, पर्टिकुलर लोगों को दिया जाता है ऑर्डर कि भाई तुमको ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, ज्यादा फॉर्मल होता है। मेमोरेंडम जैसा ही होता है, बस कंपैरिजन में क्या होता है, ये फॉर्मल होता है, ज्यादा लीगल होता है। लास्ट वन इज ऑफिस नोट, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में कोई भी नोट, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है उसे हम बोलते हैं ऑफिस नोट। समझ में आया, फॉर्मेट का किसी का कोई दिन धर्म नहीं है, क्योंकि सब एक तरीके से ज्यादा इनफॉर्मल तरीके से होते हैं, और इनफॉर्मल का अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी फॉर्मेट बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, यहाँ पे जो पॉइंट्स बताए गए हैं दिख रही है हेडिंग, ये मेमोरेंडम को लेकर बताए जा रहे हैं, तो पूरा इसको कंटिन्यू लिखो कि ये सारे पॉइंट्स मेमोरेंडम को लेकर हैं। आज जो स्टार्ट करें, मेमोरेंडम इज डिफरेंट फ्रॉम द लेटर, इनका बिजनेस लेटर से ये डिफरेंट ही होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेमो डज नॉट हैव सैल्यूटेशन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये रिपीट है, हम अभी ऊपर पढ़ भी चुके हैं कि भाई इसमें सैल्यूटेशन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता है, बट द सब्जेक्ट इज क्लियरली रिटर्न या फिर अंडरलाइन, या तो अच्छे से सब्जेक्ट हाईलाइट फॉर्म में लिखा होगा या तो हाईलाइट नहीं लिखा होगा, जहां भी अंदर कंटेंट लिखा होगा मेन बॉडी उसमें ही अंडरलाइन कर दिया जाएगा। मेमो यूज कॉमनली फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शन, जनरली हम स्टाफ को जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तब यूज करते हैं, या फिर हम कोई पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तब करते हैं, सजेशन या कभी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी टाइप की रिक्वेस्ट करते हैं तब भी हम मेमोरेंडम इशू करते हैं। वट एवर विद द सब्जेक्ट मैटर, लैंग्वेज जो मेमोरेंडम की होती है वो ज्यादा पोलाइट होती है, और कर्टेसी का भी मतलब यही होता है, पोलाइट ही होता है, ठीक है। चलिए, मेमोरेंडम समझ में आया, क्या शॉर्टकट में MIS बोल सकती हूँ, फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए तोड़ तोड़ को पढ़े, मैनेजमेंट क्या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो,
तुम लोग क्या समझते हो मैनेजमेंट से, बताओ। मैनेजमेंट, हर एक चीज को मैनेज करना। यहाँ पे किसे मैनेज करने की बात हो रही है? इंफॉर्मेशन को। कंपनी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको मैनेज करना। डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो एम्प्लॉयज का डेटा हो, चाहे वो कंपनी की कुछ भी काम हो, प्रोजेक्ट हो, कस्टमर के ऑर्डर्स हो, एवरीथिंग। ठीक है, उसका एक सिस्टम। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आ जाइए, एग्जीक्यूटिव मतलब मैनेजर, मैनेजमेंट देखने वाला। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है बच्चा? मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल अभी आप सीएसईटी में हो, नेक्स्ट लेवल क्या होगा तुम्हारा? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होता है? मैनेज करना। ठीक है। हाँ, अब तुम्हें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन लेके जा रही हूँ। 3 पिलर्स थे। पहला पिलर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव को एक और नाम से बोला जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव। याद आ रहा है? ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं आपको एग्जीक्यूटिव टर्म का मतलब बता रही हूँ, चीजों को मैनेज करना। लेजिस्लेचर लॉ बनाता था और एग्जीक्यूटिव क्या करवाता था? उसको फॉलो करवाता था, इम्प्लीमेंट मतलब मैनेज करता था वो एक तरीके से। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो एग्जीक्यूटिव से मतलब किससे है? मैनेजर से। जो मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन फॉर द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सुपरवाइजिंग, कंट्रोलिंग। ये आपको वो मैनेजमेंट वाली बातें बता रहा है कि एक मैनेजर का काम में क्या होता है, वही जो बचपन से बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे हो। ठीक है। ईच ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व अ डिसीजन मेकिंग। हर बिजनेस एक्टिविटी में भैया बिजनेस डिसीजंस तो होता ही है। समय समय पे आपको राइट डिसीजन लेने, अदरवाइज आप जीरो हो जाओगे। फॉर मेकिंग डिसीजन एग्जीक्यूटिव नीड टू इन्फॉर्मेशन। अब जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो कैसे डिसीजन ले लोगे? आप कहोगे दीदी ये करूं कि नहीं करूं, तो पहले मैं आपसे इन्फॉर्मेशन लूंगी ना बच्चा। तो इन्फॉर्मेशन, हाँ, मुझे फैक्ट्स बताओ, किस बेसिस में मुझे डिसीजन लेना है, बस हाँ ना थोड़ी ना बोल देंगे तुक्के में। ठीक है। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर बैठा है, चीजों को मैनेज कर रहा है, डिसीजन लेना चाहता है, तो डिसीजन से पहले उसे क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन। इसीलिए ये सिस्टम्स बनाए गए MIS के। ठीक है। तो चलिए आ जाइए स्टार्ट करें। MIS दीज इंफॉर्मेशन सिस्टम मेजर। ठीक है। पोस्टुलेट मतलब फैक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहला, इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ MIS। MIS क्या है बच्चा? इंफॉर्मेशन का एक डेटाबेस है, एक सिस्टम है। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन कैसे ली जाती होगी? कुछ एक ड्यूरेशन पीरियड के लिए, या फिर एक्सेप्शन क्या है? जनरली हमने कहा कि हम हर महीने 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 का क्या रखते हैं? डेटाबेस रखते हैं। लेकिन कभी कभार बीच में कोई एक्सेप्शनल केस आ गया तो हम क्या करेंगे बच्चा? 15 दिन में ही, 14 दिन में ही क्या कर दे, है ना, इंफॉर्मेशन तैयार रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्री स्पेसिफाइड होता है, फिक्स्ड होता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक तरीके का एक्सट्रैक्शन होता है, मैनिपुलेशन होता है, किसका? ऑपरेशनल डेटा। इंफॉर्मेशन इज अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस। इट सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, इट सपोर्ट, क्या लिखा है? टैक्टिकल बोले तो जो भी प्लानिंग करने वाले हैं ना, तो प्रॉपर सावधान होकर हमें प्लान करना है। ठीक है। क्योंकि दिमाग लगा के प्लान करना है, ऐसे नहीं हवा में कोई भी प्लानिंग कर दी, वो एग्जीक्यूट तो कर सकते नहीं है कि भाई एक दिन में पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन पट डालेंगे, है ना। तो स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्लान बनाना है, दैट्स इट। ठीक। चलिए, अब ये बहुत जनरल बातें हैं। MIS का पर्पस क्या है? क्यों इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए? पहला, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या पता चले? उनकी खुद की परफॉर्मेंस, क्या कर सके फ्यूचर में, प्लान्स बना सके, डे टू डे क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, एलोकेट कर सके डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेस। देन क्या करे? मैनेजमेंट को अलाउ करे, कब? एक्सेप्शन केसेस में। बिजनेस पार्टनर्स को भी क्या चाहिए? डेटाबेस। कल को हम कह रहे हैं कि हमें पार्टनर्स चाहिए, आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो उनको भी तो डेटा दे सके, हमारी इंफॉर्मेशन दे सके। देन क्या? ट्रेनिंग टूल्स फॉर दी न्यू रिक्रूट्स। कौन होते हैं रिक्रूट्स? नए लोग, इंटर्न्स एंड ऑल। ठीक है। तो MIS का पर्पस क्या है? इन सबको बच्चा ये फायदे पहुंचाता है। ठीक। जनरल बात है। देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कोर्स में कितने महीने की आर्टिकलशिप है? और चिटर पिटर भी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रेनिंग्स है, तो कुल मिला के मैं 24 बोल सकती हूँ। और इसको क्या 2 साल बोल सकती हूँ? तो कंप्लीट 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। 21 मंथ्स तो प्रॉपर आप आर्टिकलशिप में जाओगे। ठीक है। हाँ, फिर वो 15 दिन की CLTP, ऐसे छोटी छोटी ट्रेनिंग से, तो एवरेजली मैं बोलूँ 2 साल। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम 1 दिन का होता है। ठीक है। बाहर जाना पड़ता है, जैसे CSCT पास करोगे
ठीक है, CSAT पास होने के बाद ही जा सकते हो, तो पहले रिजल्ट आएगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की क्लासेस चालू हो जाएंगी, एग्जीक्यूटिव में एक बार बच्चे सब आ जाए, सब लोग ग्रुप बनाकर ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल अगर जाओगे तो होता क्या, बैच साइज होता है। बता रही कुछ नहीं, थ्योरी कंटेंट है यार। बिजनेस जानते हो, मैनेजमेंट जानते हो, मैनेजमेंट जानते हो कि नहीं जानते हो? प्लानिंग, प्लॉटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग सब करना, किसकी करना है? इंफॉर्मेशन की करना है, ताकि एक सिस्टम डेवलप कर सको, ठीक है। अब मैं मैनेजमेंट डिटेल में नहीं पढ़ाने वाली, मैनेजमेंट जानते हो ना क्या होता है, किसने डिफाइन किया था, उसका नाम दे रखा है, शॉर्ट में बता के रखा है कि सम टोटल होता है। फिर इंफॉर्मेशन, बच्चा इंफॉर्मेशन क्या होता है, पूरा डेटा एंड ऑल। सिस्टम क्या होता है, फिजिकल सिस्टम, एक हार्डवेयर एक सिस्टम होगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपने पुट करके रखी होगी। तो ये क्या दे रखा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये सब रीड करने वाला पोर्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि 3 लेवल्स होते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो 3 लेवल, याद करो, टॉप, मिडिल और लोअर होता है। बस इन्होंने नाम थोड़ा सा स्किप ही कर रही हूँ, बस बता रही हूँ। टॉप को क्या बोल रखा है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। देन क्या लिखा है, ये क्या करते हैं, मिडिल लेवल, ये स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और फिर ये ऑपरेशनल लेवल के लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में काम करने वाले लोग ही है, काम करवाने वाले मिडिल, और काम क्या होना चाहिए सोचने वाले कौन होते हैं, टॉप लेवल। तो ये पूरे लेवल से, ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी। अब देखो अलग अलग टर्म से भी बोला जाता है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ और टर्म आए तो उसका मतलब क्या है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिल्कुल ऊपर से बढ़ो, क्या लिखा, कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्या होता है, डिटेल्ड, ब्रीफ, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना होता है। देन सब सिस्टम्स होंगे सिस्टम्स के अंदर। फिर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन, बोले तो डेटा एक साथ इंटीग्रेट करना, मतलब इकट्ठा करना एक साथ। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, अब जो इतना डेटा है उसको क्या करो, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करो। प्रोडक्टिविटी एनहेंस होगी। कंफर्म मैनेजर स्टाइल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है, ये हमें एक तरीके से मैनेजर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, वो अच्छे से लीड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, अच्छे से कैप्टनशिप निभा पा रहा है कि नहीं निभा रहा। इंफॉर्मेशन हमेशा क्या होनी चाहिए, रिलेवेंट, मतलब रिलेटेड होनी चाहिए। यूज क्या लिखा है, क्वालिटी क्राइटेरियाज। फिर क्या लिखा है, फीडबैक, कि सही से चीजें जारी की जा रही। देन क्या लिखा है, फ्लेक्सिबिलिटी, मॉडिफाई अगर करना चाहो तो मॉडिफाई भी इजीली हो जाए। देन क्या लिखा है, बोले तो मेनी मॉड्यूल्स, या फिर क्या बोलूंगी, सब सिस्टम, रादर देन दी, किसी एक को सारा काम नहीं देने का, डाइवर्सिफिकेशन बोल सकते हैं सही टर्म, ठीक है। चलिए, पूरा डेटा नहीं शेयर करना है, सिलेक्टेड डेटा दो। देन क्या लिखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, कंप्यूटर फॉर्म में। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है तो क्या क्या चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, हार्डवेयर बोले तो सिस्टम ये सब चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, फिर डेटाबेस होना चाहिए, प्रोसीजर फॉलो करोगे, देन आपका जो स्टाफ है, पर्सनल है, वो उसे ऑपरेट करेंगे। तो ये सारी चीजें जरूरी। चलो बुराई करेंगे, बुराई नंबर 1 क्या लिखा है, चलो बुराई करते हैं, क्या बुराई करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, इसकी बुराई करनी है, ठीक है। हाँ आओ बहने चुगली करे। इन्होंने कहा डेटा का गलत डालोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, नलाइको गलत ही मिलेगा ना। तुम लोग ना, ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तुम लोग इतने नालायक हो। चलो फ्लेक्सिबल, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है। क्या लिखा है बताओ, 4th पॉइंट बताओ क्या बोलता है। हाँ यही पहले मैं पूछ रही हूँ तुम लोगों से, फिर मैं बताऊंगी, ध्यान दो इधर। एकदम पर, हाँ वो वाले टेक्निक में मत जाना जो तुम लोगों ने वहां पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, परफेक्ट तो कुछ वैसे भी है नहीं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, टेलर मेड, मतलब कि एक तरीके से, हाँ मतलब कि एकदम कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, हाँ कस्टमाइज, मतलब क्योंकि परफेक्शन ज्यादा बोलूंगी, ठीक है। कोई भी चीज एकदम परफेक्ट नहीं है, ठीक है, हर किसी में कुछ ना कुछ तो कमियां है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है बहुत ज्यादा, 100% नहीं है, ठीक है। चलिए, एमएस टेक इनटू अकाउंट मेनली किसको देखता है, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को देता है। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को देखता है, क्वालिटी नहीं, बस डेटा दो दो दो, डेटा कितना सही है कितना गलत है ये भी तो आइडेंटिफाई होना चाहिए। लेस यूजफुल किसके लिए, जो प्रोग्राम्ड है, जो प्लान्ड है, उनके लिए डिसीजन बना सकता है, जो अनप्लान्ड चीजें हैं उनके लिए बेटर डिसीजन में हेल्प नहीं करता है।
इफेक्टिवनेस जो है रिड्यूस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उनका कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनका कल्चर, इन्फॉर्मेशन देने का उनका तरीका क्या है, इसी पे हमारा एमआईएस बेस्ड होता है। अगर कल्चर ही खराब इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन देने का है तो ऑब्वियसली एमआईएस भी अच्छा नहीं होगा। इफेक्टिवनेस डिक्रीज ड्यू टू अ फ्रीक्वेंट चेंज इन दी टॉप मैनेजमेंट, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बदलते जाएंगे तो भाई दिक्कत तो हो जाएगी। तो ये थी भारी भरकम बुराई, समझ में आया है क्या एमआईएस, ये तो बताओ। ये एक सिस्टम है जिसमें हम कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। पक्का कल जब मैं पूछूंगी तो याद रहेगा, देखा आज मैंने तुम लोगों से जब पुराना पूछा। पक्का। तो संडे क्या करते हो तुम लोग, मस्ती करते हो? बस सब वैनिश हो गया मतलब दिमाग से, है ना। चलो बाय बाय बच्चों।